क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड पढ़ने के बाद ये टॉपिक आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? इनकम टैक्स में एक इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है वो स्लैब सिस्टम से पे करता है। आपको पता है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता जाता है। अगर एक आदमी की इनकम 10 लाख रुपए है, मान लो 115 BAC ऑप्ट नहीं करता, टैक्स काफ़ी बन जाएगा, 1,12,500 प्लस 4%। मान लो राम की इनकम जो है, राम की टैक्सेबल इनकम 10 लाख, उम्र है 40 साल, चलो कितना का टैक्स बन जाएगा राम का? 1,12,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना बन जाएगा करना? 1,17,000। अगर मैं कहूं राम और मिसिज राम दोनों की इनकम 5-5 लाख दिखा दूं तो 0, क्योंकि दोनों 87 एक ही रिबेट ले जाएंगे। दोनों को क्या है, वो 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500 तो टैक्स क्या बनेगा? 12,500 की 87 ए मिल जाएगी, तो टैक्स बहुत कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। या ऐसे कर दूं कि ये कुछ ऐसा कर ले कि अपनी कुछ इनकम इधर दे दे वाइफ को, मान लो डिवाइड कर दे, तो इस पे टैक्स लगेगा पर फिर भी काफ़ी कम हो जाएगा। कितना टैक्स लगेगा? 5 लाख तक तो 12,500, अलग 2 लाख पे 20% 40,000, 12,500 40 52,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 52,500 में 4% जोड़ो और इस पे टैक्स क्या बनेगा? इस पे बनेगा 2500 माइनस 2500 की क्या मिल जाएगी इसे? 87A की रिबेट, तो टैक्स क्या बनेगा? 0, तब भी फायदे में। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं इनकम के जितने टुकड़े करोगे उतना ही टैक्स क्या है? कम बनेगा। ये इनकम टैक्स का प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऐसा है। अकेला कमा रहा था तो टैक्स 117 पड़ रहा था, डिवाइड करके 5-5 हो गया तो 0 भी बन सकता है, या थोड़े से भी डिवाइड कर दे, चलो सारे नहीं बराबर हो, थोड़ी सी इनकम वाइफ में दिखा दे, अपनी कम दिखा दे, उससे भी काफ़ी टैक्स बच जाएगा, आधा ही रह जाएगा। और अगर घर में कोई 18 प्लस वाला बच्चा है, मतलब फिर तो उसमें भी डिवाइड कर दो, फिर तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जितने ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे, उतना ही टैक्स क्या हो जाएगा? कम। क्लियर? तो इनकम टैक्स इस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस की इस प्रैक्टिस को एक चैप्टर लाया है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का जो मेन पर्पस है वो यही है कि टैक्स की जो डिवाइड करके इनकम टैक्स कम करने की कोशिश है, उस प्रैक्टिस को रोका जा सके, कि लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं, उस प्रैक्टिस पे लगाम लगाई जा सके। तो ये चैप्टर आया क्लबिंग। इसने कहा कि हस्बैंड ने अगर वाइफ को एफडी ट्रांसफर कर दी, एफडी, हस्बैंड की अदर इनकम कितनी है? हस्बैंड की अदर इनकम है 9 लाख, एफडी ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसीडरेशन, प्रॉपर कंसीडरेशन नहीं लिया जितना लेना चाहिए, सफिशिएंट कंसीडरेशन नहीं लिया। उस एफडी पे इंटरेस्ट आया वाइफ को, इंटरेस्ट ऑन एफडी, वो एफडी जितने की भी थी, 3 लाख वाली थी, मान लो 3 लाख रुपए एफडी थी, वो 3 लाख पे इंटरेस्ट आया, या और ज़्यादा कर देता हूँ, 8 लाख वाली 7 लाख वाली एफडी थी, उस पे 80,000 ब्याज आया। ये इनकम टैक्स, पहले तो ये बताओ क्या हस्बैंड वाइफ को एफडी दे दे तो वाइफ पैसे 8 लाख की एफडी लेके कंफर्टेबल तो है ना? कहीं 8 लाख की एफडी लेके इनकम टैक्स वाइफ को लपेटे जाए इनकम टैक्स के मामले में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं वाइफ को, क्योंकि वो क्या है उसका हस्बैंड। हस्बैंड से गिफ्ट लेना 56:10 में क्या है? माफ। 56:10 में पढ़ा ना, किससे गिफ्ट ले रही है? हस्बैंड से। और हस्बैंड वाइफ से, रिलेटिव, बच्चों से, बच्चे फादर से, मदर से, ग्रैंड पेरेंट से, अंकल आंटी से आप लोग गिफ्ट 56:10 बचा लेगा। अगर वो है तो कोई गिफ्ट पे तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो ठीक है, कोई इसको टैक्स लगाना नहीं वाइफ को। लेकिन इनकम टैक्स जानता है ये प्रैक्टिस क्या है, गलत, कि अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया तो क्या मतलब हुआ? कहता है पैसे घर के घर में रह गए, पैसे तो घर के घर में रह गए भाई, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? हस्बैंड के नाम थी,
एफडी अब वाइफ के नाम होगी। ये तो कागजों में हेर फेर है, देखा जाए तो पैसे तो घर के घर में है। रिश्तेदार गिफ्ट देता तो समझ में आता है, घर में तो इन्फ्लो हो रहा है, कोई किसी से आता है। वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे तो वो तो पैसे घर के घर में है। ये तो टैक्स बचाने की एक प्रैक्टिस है। इनकम टैक्स ने कहा पूरे पैसे लेके दो वाइफ को। अगर आप पूरे पैसे लेके वाइफ को नहीं दे रहे, फ्री में दे रहे मान लो मैं कह रहा हूं, तो इनकम टैक्स कहता है गिफ्ट का रूल माफ करता होगा, लेकिन हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ है क्या, उससे आगे आने वाली फर्दर इनकम है ना। फ्री में आई हुई प्रॉपर्टी से वाइफ को जो आगे इनकम आएगी उस पर टैक्स वाइफ नहीं देगी। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। ये 80,000 क्या होगा, इधर जुड़ेगा 80,000, 9,80,000। क्लियर। ये हस्बैंड की इनकम में जुड़ेगा। ये टैक्सेबल इनकम हस्बैंड की कितनी आ जाएगी, हस्बैंड की टैक्सेबल इनकम 9,80,000 आ जाएगी। सही है। टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड में क्लब कर दो। ये चैप्टर का मीनिंग यही है कि अगर इनकम टैक्स के रूल हैं कुछ, अगर उसकी रेंज में आ गए इनकम टैक्स के रूल में तो क्लबिंग हो जाएगी। अगर वो रूल्स की रेंज में निकल गए, बच गए, तो बच जाओगे बस, फिर क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर। इनकम टैक्स दो रिश्तों में, बल्कि तीन, एक तो हस्बैंड वाइफ का है, ये तो सेक्शन 6414 याद भी करना पड़ेगा आपको। 6414, 64 बेसिक सेक्शन, सब सेक्शन 1 और क्लोज क्या है 4। 6414 के अकॉर्डिंग, 6414 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि भाई ये जो 6414 है इसके अकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को असेट ट्रांसफर देंगे तो क्या होगा, क्लबिंग का रूल लगेगा। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ मस्ट बी एग्जिस्टेड एट द बोथ द ओकेजन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड एट द अक्रूवल ऑफ इनकम। दोनों वक्त क्या होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ। अगर दोनों वक्त हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फिर वाइफ ही नहीं है, फिर तो फ्रेंड है। जैसे शादी से जस्ट पहले, शादी से पता ही है शादी तो हो ही जानी है। इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते थे, वो कहते थे अभी तो शादी हुई नहीं, शादी होने के बाद तो वाइफ बन जाएगी, फिर इसको गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग के रूल लगेंगे, इसलिए शादी से पहले दे दो। लेकिन अब 56-10 आ गया है, वो कहता दे के देख ले। अब 56-10 देने देगा वो लेडी जो है, जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, इनकम टैक्स उससे लपेट लेगा अपने चक्कर में। वो कहेगा जी गिफ्ट क्या है, रिलेटिव नहीं है, वो भी तो देखो। फ्यांसी आपस में क्या है, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए आज की डेट में वो प्लानिंग फेल हो गई है। किताब में पढ़ती रहें पर वो प्लानिंग क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, क्योंकि कोई लेगा देगा ही नहीं ना रिश्तेदारी से पहले। किसी टाइम ये रूल नहीं था 56-10 का। आज से लगभग 4 साल पीछे चला जाऊं मैं, तब रूल था कोई किसी को मर्जी गिफ्ट दे, जितने मर्जी, भैया देने वाले में दम होना चाहिए गिफ्ट देने का, वाइट मनी हो, कोई टैक्स नहीं। तब ये बड़ी प्लानिंग काम आती थी। लोग उसको कह देते थे कि हाँ भाई ऐसे करके कर लो शादी से जस्ट पहले। अब एंगेजमेंट होगी, फोटोज़ होगी, सब कुछ, मतलब फाइनल ये कार्ड छप गए, शादी हो ही जानी है अभी 8-10 दिन बाद, तो ऐसा शादी से पहले प्रॉपर्टी करवा दो उस लेडी के नाम, ताकि जब शादी हो जाएगी उसके बाद इनकम आएगी तो क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी देते वक्त हस्बैंड वाइफ नहीं है। पर अब वो 56-10 ने सारा मजा ही खराब कर दिया। वो कहता है अब दे ही नहीं पाओगे, अब वो लेगा ही नहीं कोई। लेकिन सुनो, रूल तो रूल है, पढ़ना तो पड़ेगा। मान लो एक लेडी कहे कि मेरे को कोई परवाह नहीं टैक्स की, मेरे को दो गिफ्ट, मेरी अदर सोर्सेज हो जाएगी, हो जाने दो गिफ्ट। वो कहता है तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दे दूं तो अदर सोर्सेज का कोई पंगा तो नहीं, क्या मैं अपने आप निपट लूँगी, तुम मेरे को गिफ्ट दो। हस्बैंड ने 5 लाख रुपए की क्या दे दी, प्रॉपर्टी दे दी वाइफ को फ्री में। वाइफ नहीं, मतलब फ्यांसी, मतलब एक बार अभी शादी हुई नहीं है। 5 लाख की शादी से जस्ट थोड़े दिन पहले प्रॉपर्टी दे दी 5 लाख रुपए। थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद शादी हो भी गई। अब उसको, उस लेडी को उस प्रॉपर्टी से क्या आ रही है, इनकम गिराएगी। क्लबिंग होगी कि नहीं बताओ, क्लबिंग होगी कि नहीं? हाँ जी, नहीं होगी क्लबिंग।
किराया आ रहा है उस लेडी को, उस पे लाख रुपए, कोई क्लबिंग नहीं, लेडी देगी टैक्स? हाँ, वो लड़की टैक्स देगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बोथ द ओकेजन पे एग्जिस्ट करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड एट द अक्रूवल ऑफ इनकम। तो असेट की इनकम आते वक्त तो वाइफ है वो, लेकिन जब असेट दी तो वाइफ नहीं है, तो क्लेमिंग होगी नहीं। बट एक प्रॉब्लम, उस लड़की को 5 लाख रुपए शादी से जस्ट पहले दिए उसके फियांस ने, 5 लाख, फिर क्या होगा? पांच लाख रुपए दिए तो वो उसकी शादी से पहले वाइफ है ही नहीं, क्या होने वाली शादी? भाई हो जाने देते, फिर इतनी जल्दी क्या प्रॉपर्टी देके अपना टैक्स बचाने की? इनकम टैक्स कहता है इस लड़की पे लगाओ टैक्स, इसकी क्या मान लो अदर सोर्सेज। आपको ये तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, 5 का 5 लाख उसकी इनकम मान ली जाएगी। बात तो घर की है, थोड़े दिन ठहर जो, शादी तो होने वाली है, टैक्स उस पर पड़ जाएगा। वो कहती है मेरी कोई और इनकम ही नहीं है, 5 लाख मेरी अदर सोर्सेज में जोड़ भी लेंगे। वो इनकम टैक्स की स्टूडेंट है, उसको इतनी नॉलेज है कि मेरी और कोई इनकम नहीं, 5 लाख मेरी अदर सोर्सेज में जोड़ भी लेंगे, 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे क्या लगेगी? स्लैब 12,500, 87 ने उड़ा देगा 12,500, कह दो गिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर लेगा इनकम टैक्स? ठीक है ना, 56 to 10 अट्रैक्ट हो रहा है, कर लो, वो कहती है। चलो आप बताओ, मेरा दोस्त कहता है मेरे को, सुमित तुझे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दूं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, दोस्त 10 लाख की प्रॉपर्टी देगा और मुझे उससे रेंट आएगा, उस पर टैक्स कौन देगा बताना? मैं ही दूंगा, क्योंकि वो रिलेशन 2-3 रोकता है, हस्बैंड वाइफ, सन्स वाइफ और माइनर बच्चा अपना, उसमें दिक्कत है, और किसी रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से? वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को फ्री में दे तो दिक्कत है, क्लबिंग का रूल लगता है। कोई अपनी डॉटर इन लॉ को, सन्स वाइफ को गिफ्ट में दे तो क्लबिंग का रूल है। मान लो मेरी मदर ने मेरी मिसिज को गिफ्ट में 5 लाख रुपए की एफडी दे दी, उस पर टैक्स मिसिज ना दे के क्या है, मदर देंगी, क्लबिंग का रूल है। यानी अपनी डॉटर इन लॉ को, मतलब ससुर या सासू उसकी गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी फ्री में दे नहीं सकती, देगी तो दिक्कत है, क्लबिंग के रूल लगेंगे। क्लियर? और माइनर बच्चे, क्योंकि 18 साल से छोटा है, उसकी बिना मेहनत की कमाई पेरेंट्स में जुड़ती है, ऐसा रूल है, ये मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे। चलो अब बताना, फिर बाकी सारे रिश्ते माफ है, फिर इसका मतलब यही होगा क्लबिंग से माफ है, बाकी सारे रिलेशन क्लबिंग में माफ है। चलो बताना, मेरे ब्रदर को मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी 10 लाख रुपए वाली, छोटी सी एक दुकान है, 10 लाख वाली है लगभग, मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दी, उसके नाम लगवा दी, उसने उसको किराए पे चढ़ा दिया, 2 लाख रुपए किराया आ गया उसका साल का, उस पे टैक्स कौन देगा? मैंने एक प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए वाली, 10 वाली, जितने वाली भी, 50,000 से ज्यादा वाली, ब्रदर, रियल ब्रदर को गिफ्ट दे दी, उसने उसे किराए पे चढ़ा दिया, किराया आ रहा है ब्रदर को, तो 2 लाख, उस पे टैक्स कौन देगा? मेरे में क्लब होगा कि ब्रदर देगा टैक्स? ब्रदर देगा। क्यों? क्योंकि क्लबिंग का रूल ही नहीं। क्लबिंग का रूल तो किन रिलेशंस पे है? हस्बैंड वाइफ, सन्स वाइफ, यानी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अपनी सन्स वाइफ को दें, और रिश्ता देखना है, एंगल नहीं देखना। मान लो दामाद को दे दिया, जमाई को दे दिया एक 20 लाख वाली प्रॉपर्टी, और उसको उससे रेंट आ रहा है, फादर इन लॉ में क्लब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आपको जी सर एंगल तो वही बनता है, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ जो है डॉटर इन लॉ, और यहाँ पे बेटी का हस्बैंड यानी सन इन लॉ, एंगल तो वही हो गया, रिश्तेदारी तो वैसी की होगी। पर नहीं भैया, दामाद को नहीं दिए जाते, वो बेटे की वाइफ उसी घर में रहती है, वो घर का पार्ट है, समझ गए ना? वो तो शादी करके दूसरी फैमिली में चली गई, ठीक है, और दामाद को से वैसी अटैचमेंट नहीं होती, वो तो अटैचमेंट होती हुई अपने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं अपना कहीं आप, वो कई बार क्या होता है कैमरे पे बोलते हो क्या यार आप ऐसे बोल रहे हो। वो एक क्लास चल रही थी, वो एक अकाउंटिंग के टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने वैसे ही बोल दिया, जैसे मजाक में, जैसे अपन भी बोल देते कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, कभी किसके अगेंस्ट। जब कैमरा ना लगाओ तो कैसे मर्जी बोल लो, बंद कमरे में है, बोला था कि नहीं बोला था, कैमरा रिकॉर्ड कर ले और उसकी क्लिपिंग चल पड़ती है ऐसे। तो किसी टीचर ने वैसे ही मजाक में बोल दिया जी सीए पकड़ लेगा उनको,
तो उस टीचर ने बोल दिया, कहता ठहरो अब तुमने बात चला दी तो मैं बात बताता हूँ। भाई सीए क्या करता है, जितने भी फ्रॉड हैं सीए से पूछे बिना हो ही नहीं सकते। वो कहता है क्या सीए को सारा एक एक चीज़ का पता है, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है। कहता वो गुड फेथ में नहीं आएगा तो कंपनी काम ही नहीं कर सकती। और टीचर सीए स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ये बोल दिया और हंस भी रहा है, ठीक है। तो वो बच्चों ने क्या किया, जैसे वो बोल दिया वो क्लिपिंग मार्केट में आ गई और हमारे सीए मेंबर्स वो एजिटेशन कर रहे हैं और अपने सीए भाइयों को छुड़वाने के लिए और डिपार्टमेंट के गए, वहाँ डाल दी किसी ने क्लिपिंग। बड़ा फेमस टीचर था। अब वहाँ इतनी किरकिरी हो रही है, गालियाँ दे रहे हैं लोग। अब मैं देख रहा था, मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा बंदे की इंटेंशन ऐसी है ही नहीं, वो तो क्लास चल रही है, वो तो वैसे ही बोल रहा है। अभी चलो किसी ने पूछ लिया, मजाक में बोल दिया उसने भी ऐसे होता है ऐसे होता है। भाई कुछ बातें रियल होके या रियल ना होके या जैसे भी है, कैमरे में रिकॉर्ड होती है ना तो उसका दिक्कत हो जाती है। और वो साफ दिख रहा है, वो चलती क्लास है कोई सब्जेक्ट की, बीच में उन्होंने रिकॉर्डिंग कट की, मार्केट में चला दी। और जितने लोगों के माइंड में उस टीचर की इमेज अच्छी होगी वो पूरी ख़त्म कर दी उन्होंने। ये सारा कुछ चल रहा है मार्केट में। अकाउंटेंसी के एक टीचर हैं, उनकी ये क्लिपिंग है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। चलो मान लो मैं कह रहा हूँ रिलेशन देखना है, क्योंकि बात ये है बेटा जो है उसकी वाइफ अपने 99% चांस है मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती है। बाकी आजकल उनको अनाथाश्रम और सॉरी वृद्धाश्रम में भी छोड़ाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इनको छोड़ो वहाँ पे। चलो अभी कोई क्लिपिंग वो भी बना रहा था, कोई बेटा और उसकी बहू छोड़ने जा रहे थे किसी बूढ़ी माँ को। तो वो आजकल यूट्यूबर है, कई बार अच्छे काम भी करते हैं ये और कई बार ये ब्लैकमेल भी करते हैं। तो वो पहुंच गए, वो वहाँ रोज़ ही आते हैं केस वृद्धाश्रम में ना, बुजुर्ग बेचारे ऐसे। तो वो यूट्यूबर के पास फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए उनको। वो वहाँ खड़ा हुआ था, बाई चांस वेट कर रहा था, उनको पता आते रहते हैं। कहता भाई साहब आप इनको क्यों छोड़ने हो? कहते मदर है खुशी खुशी आ रही है, अपने यहाँ रहेगी। तो उन्होंने पूछ लिया उससे लेडी से कि मैं जी आप बताओ आप खुशी खुशी आ रहे हो, आपके बच्चे छोड़ रहे हैं वृद्धाश्रम में या आपको कंपेल करके? वो रोने लगी, कहती मैं थोड़ी आना चाहती हूँ यहाँ, मेरे को छोड़ के आ रहे हैं। तो वो बस फिर लड़ाई झगड़ा वहाँ शुरू ऐसे करके। तो चलो वैसे नॉर्मल ट्रेंड तो यही है ना, बेटे की वाइफ अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ उसी घर में है। मान लो उन्होंने टैक्स बचाने के लिए क्या करें, वो बेटे की वाइफ को गिफ्ट दे दें ऐसा कुछ, और उससे उसे इनकम आए तो इनकम टैक्स कहता है बख्शेंगे नहीं। इस पे क्या लगेगा? क्लबिंग का रूल लगेगा। क्लियर? क्लबिंग का रूल लगेगा। मेजर बच्चे को, मेजर बच्चा है उसको अगर मदर दे दे क्लबिंग नहीं है। रिलेशन कौन कौन से रोके गए हैं? वाइफ यानी सन वाइफ और वाइफ और माइनर बच्चों में दिक्कत है, मेजर वाले बच्चों में कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब वो फादर इन लॉ अपने बेटे की वाइफ को ना दे के बेटे को ही दे दें, बेटे को ही दे दें, तब भी कोई क्लबिंग नहीं। टैक्स कौन देगा? बेटा देगा। लेकिन बेटा लेना नहीं चाहता, कहता मेरी इनकम तो पहले कहता 30% स्लैब में, कहता मरवाओगे मेरे को, और 30% स्लैब में पापा आप तो 20% में जाओगे, मेरे में जोड़ोगे 30 में आऊँगा। वो लेना नहीं चाहता। वो लेडी हाउसवाइफ है मान लो, इनकम टैक्स तो बचा ही है, बचेगा ही 5 लाख तक। तो ऐसा होता है, शायद इसलिए इनकम टैक्स ने रूल बनाया। लेकिन हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड को दे, दोनों तरफ क्लबिंग है। मान लो वाइफ जॉब करती है, अच्छे कमाती है, 30% स्लैब में, हस्बैंड घर में बच्चे संभालता है, काम करता नहीं। अब वो लेडी सोचती है कि मैं तो ऑलरेडी 30% स्लैब में चल रही हूँ, एक आधी प्रॉपर्टी भी किराए पे चढ़ रही है। वो सोचती है अगर मैंने किराए पे चढ़ा दी तो ये प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी, मेरी तो पहले 30% स्लैब चल रही है। तो वो दिमाग लगाती है कि ये हस्बैंड है ना, ये क्या काम आएगा, फिर टैक्स बचाने के काम आएगा, में बच्चे संभालता है। इधर आगे हरियाणा में चले जो आगे रोहतक साइड का आगे हरियाणा है, वहाँ लेडीज़ बढ़िया गवर्नमेंट जॉब्स में है और जेंट्स पढ़े नहीं। कई जगह ऐसा है, जेंट्स पढ़े लिखे नहीं, लेडी शादी के बाद भी पढ़ के नौकरियां लग गई। जेंट्स पढ़े नहीं, वो घर में खेती वेती तो आजकल ऐसी है, जिनकी ज़मीनें वो खुद भी खेती नहीं करते, वो आगे देते हैं, लेबर से करवाते हैं, तो वो घर संभालते हैं, ऐसा सिस्टम है। चलो, तो कहने का मतलब उस लेडी ने हस्बैंड को दे दी वो प्रॉपर्टी, फ्री में दे दी तो दे दी, कोई दिक्कत नहीं। क्लबिंग का रूल भी कोई दिक्कत नहीं करेगा हस्बैंड को। और हस्बैंड को उससे रेंट आएगा तो वो किस में जा जुड़ेगा? वाइफ में, क्योंकि वो कंसीडरेशन के बिना है। क्या हुआ यहां याद रखना, यहां वर्ड मॉनेटरी कंसीडरेशन है। आपको सेक्शन 25 याद आ रहा होगा, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
वो कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन थे, सेक्शन 25 लव एंड अफेक्शन में दिए हुए गिफ्ट था ना, वहाँ पे पैसा लेना देना वर्ड नहीं था। यहाँ कहता है लव एंड अफेक्शन से तो आप हमें लुटा दोगे, इनकम टैक्स कहता है। भी मान लो हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया, प्रॉपर्टी दी, पहले ये वर्ड था यहाँ वर्ड था विदाउट कंसीडरेशन दिया है, तो हस्बैंड कहता है जी मैंने वाइफ को प्रॉपर्टी दी, वाइफ उस प्रॉपर्टी से खुश होगी, कहता कभी खुशी नहीं होती थी, खुश होगी, उसका प्यार इश्क मोहब्बत खुशी, क्या ये काफ़ी है? कहते ये कंसीडरेशन काफ़ी है? कहते कंसीडरेशन से मतलब रखो ना, क्या ये कंसीडरेशन कम है क्या? खुश होने के लिए भी क्या आजकल लोग बड़े परेशान हैं, भी खुश भी नहीं हो पाते, क्या वाइफ खुश होगी? कहता मेरे लिए यही कंसीडरेशन है, और आपने लिखा कंसीडरेशन सफिशिएंट देना है, तो इनकम टैक्स ने यहाँ वर्ड जोड़ा, क्या? मॉनेटरी कंसीडरेशन। फिर वर्ड जोड़ा, वो कहता था फ्री ना दियो, लाख रुपए की प्रॉपर्टी कहता है 1 रुपये में बेच दी वाइफ को, कहता है मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा कितने में मर्जी। तो इनकम टैक्स ने कहा फिर नहीं, वर्ड कौन सा लगाया? एडिक्वेट कंसीडरेशन। एडिक्वेट नहीं तो प्रोपोर्शनेट मालिक वाइफ बनेगी। मेरा ये कहना है कि एक बाजार रेट 20 लाख वाली प्रॉपर्टी हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख में दे दी, तो इनकम टैक्स कहता है इतना कंसेशन नहीं चलता, थोड़ा बहुत मान लिया, चलो बंदा दुनियादारी के चलते दोस्तों को भी सस्ती दे देता है थोड़ी बहुत। आजकल तो वो 50C ने आके वो भी खेल ख़राब कर रखा है आजकल, 56-10 ने भी, दोस्ती के नाते भी 1-2 लाख कंसेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं आके, कहता स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इतना सस्ता है, 50 से ज़्यादा डिफरेंस है, मान लो इसकी अदर सोर्सेज, और देने वाले को कहते हैं मान तेरा सेल कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वो तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन हस्बैंड वाइफ पे तो वो रूल नहीं लगता ना। हस्बैंड 20 वाला घर 10 लाख का दे दे, 10 लाख कंसेशन है, तो वो गिफ्ट का रूल लगता नहीं लगता ना गिफ्ट का रूल, क्यों? क्योंकि वाइफ है। इनकम टैक्स ने कहा भाई फिर ऐसा देख, 20 वाला घर तूने वाइफ को कितने में दिया? 10। हम मानेंगे तू कितने का मालिक है? 10 का, और वाइफ भी कितने का मालिक है? 10। रेशो में इनकम डिवाइड कर ली जाएगी। यानी अगर हस्बैंड ने घर वाइफ को कितने में दे दिया, एफडी नहीं है, हाउस है, विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन है, 10 लाख में दे दिया, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख वाला कितने में दे दिया? 10। उससे इनकम आई है, मान लो इस घर से इनकम आई है 2 लाख रुपए, रेंट की टैक्सेबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पहले 30% और वो सब कर लो, करके 2 लाख आ गई, तो इनकम टैक्स कहता है क्लबिंग होगी, क्लब्ड इनकम, क्लबिंग रिक्वायर्ड। कितनी? 2 लाख इनकम है, कितने पे? 10 वाली प्रॉपर्टी का मालिक हस्बैंड है, कितना? 1 लाख तो जा जुड़ेगा किसमें? हस्बैंड में 1 लाख जा जुड़ेगा। टैक्सेबल नॉट टू बी क्लब्ड इनकम, नॉट टू बी क्लब्ड इनकम क्लब नहीं करनी। वाइफ ने दिए ना पैसे, कितने दिए? 20 वाले के 10 की तो मालिक बन गई ना वो। तो आप क्या है, 2 लाख इनकम है, कितने पे? 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 10 की वाइफ मालिक है, यानी 10-10 लाख की रेशो में इनकम बांट लो, सीधी बात। अगर ये 20 वाली वाइफ को दी होती 5 लाख में, हस्बैंड कितने का मालिक मानना जाता? आज भी 15 लाख, वाइफ 5 लाख, रेशो बनता 3:1, क्लबिंग उस हिसाब से हो जाती, 3 गुना मतलब हस्बैंड में जुड़ता। फिलहाल हस्बैंड में कितना जुड़ेगा? लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, क्लियर? चलो एक केस, जब प्रॉपर्टी दी या कोई एफडी दी या कोई कैश दिया या कोई शेयर दिए या कोई डिवेंचर दिए, मान लो हस्बैंड ने वाइफ को डिवेंचर दिए 25 लाख रुपए के फ्री में, वाइफ है, 25 लाख के डिवेंचर दे दिए फ्री में वाइफ को। अब देखो गिफ्ट का तो रूल है नहीं, वाइफ है, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट। अब उससे जो इनकम आएगी इंटरेस्ट कौन टैक्स देगा? हस्बैंड देगा, उस पर फ्री में दिए। लेकिन मैं कहता हूं इनकम आनी थी ड्यू डेट पे, उससे पहले डिवोर्स हो गया, वाइफ थी तब डिवेंचर दिए, जब इनकम आने का टाइम आया तो उससे पहले क्या हो गया उनका? डिवोर्स। यानी इनकम आते वक्त वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, असेट देते वक्त वो हस्बैंड वाइफ हैं, पर इनकम आते वक्त वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो क्या होगा? क्लबिंग का रूल लगेगा? क्या कहते हो?
नहीं लगेगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ इज नॉट एग्जिस्टेड एट बोथ द ओकेजन। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सही से दोबारा लिखो। सर, इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय वाइफ पेरेंट बिफोर हर मैरिज बट आफ्टर मैरिज इनकम देन इट क्लब और नॉट। मीनिंग नहीं है क्लियर क्वेश्चन का। मुझे लगता है आप ये पूछना चाहते हैं कि पेरेंट्स ने अपनी बेटी को, जो माइनर बेटी है या चलो मेजर है जो भी है, शादी से पहले कोई प्रॉपर्टी दे दी, बाद में उस लड़की की शादी होगी, वो हस्बैंड के घर में चली गई, तो उस प्रॉपर्टी की इनकम क्लब होगी कि नहीं होगी? किस में होगी क्लब? वो उस लेडी की है, लड़की की है, उसके पेरेंट्स ने दी है उसको, तो वो कौन सी क्लब? उसमें हस्बैंड का क्या रोल है? नहीं, कोई रोल नहीं है उसमें, कोई क्लबिंग का सवाल नहीं उठता अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी जब वो अनमैरिड थी, बाद में उसकी शादी होगी, मैं कहता हूँ शादी के बाद दे दे बेटी को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स अपनी लड़की को, जो कि मैरिड है, दूसरे घर में रहती है, उसको उसके रियल मम्मी पापा अगर कोई प्रॉपर्टी दे दें, उससे उस लेडी को, लड़की को इनकम आए, तो कौन सी क्लबिंग होगी हस्बैंड में? कोई क्लबिंग नहीं, ठीक है? वो हस्बैंड ने कोई दी, वो सन्स वाइफ के केस में भी क्लबिंग है यानी। और जो बच्चों वाला अगर केस पूछ रहे हो तो मैं उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें माइनर मेजर की कहानी है, वो मैं भी पढ़ लूँगा, ठीक है? वो मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। माइनर है, बाद में शादी होगी, वो भी है, और पहली माइनर है अब भी माइनर है, या पहली मेजर है अब भी मेजर है, वो कई कुछ है, वो बात करूँगा मैं। सेक्शन 64(1)(a) आएगा, चलो 64(1)(a) वो बाद में बात करूँगा। सेक्शन 64(1) 4 था ना, 6, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, इनका बेटा है राम, राम की वाइफ है मिसिज राम। वही दिक्कत होगी ना, मिसिज राम को गिफ्ट दे देंगे ये लोग तो दिक्कत है। अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से गिफ्ट ले रही है वो, तो गिफ्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे गिफ्ट किन से आया है? अपने हस्बैंड के पेरेंट्स से। याद रखो, इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ इसके क्या अपने पेरेंट्स रिलेटिव है, स्पाउस के पेरेंट्स भी क्या होते हैं? रिलेटिव। इससे अपने ससुर से गिफ्ट आए या मदर इन लॉ से तो रिलेटिव हैं। गिफ्ट का तो सेक्शन 56(2)(10) लगना नहीं। अब आ जाओ उस प्रॉपर्टी से, मान लो ये प्रॉपर्टी है या FD ट्रांसफर है, इससे इस लेडी को इंटरेस्ट आया मान लो 2 लाख रुपए, इस पे क्लबिंग होगी, क्लबिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि सन्स वाइफ को बर्दाश्त नहीं इनकम टैक्स को देना, समझे? मेरी मदर ने मेरे नाम करवा दी एक प्रॉपर्टी जिसका मुझे रेंट आ रहा है 3 लाख रुपए, अभी करवाइए, मान लो मुझे रेंट आ रहा है 3 लाख, तो मेरी मदर ने मेरे नाम एक प्रॉपर्टी करवा दी जिसका रेंट आ रहा है 3 लाख रुपए मेरे को, वो उस 3 लाख का क्या होगा? मैं ही दूंगा टैक्स, कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि क्लबिंग 2 रिलेशन बता चुका हूं, वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस मतलब, और सन्स वाइफ। और याद रखना, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ को दे तो क्लबिंग है, लेकिन यहाँ उल्टा रिलेशन नहीं है। यहाँ पे फादर इन लॉ मदर इन लॉ किसको दें? सन्स वाइफ को, तो क्लबिंग है। सन्स वाइफ अगर फादर मदर इन लॉ को देंगे तो कोई क्लबिंग नहीं है। हस्बैंड वाइफ तो स्पाउस हो गए, एक दूसरे को देंगे तो क्लबिंग है, लेकिन यहाँ फादर इन लॉ मदर इन लॉ किसको दे रहे हैं? डॉटर इन लॉ को, तो यहाँ पे क्लबिंग का रूल है। उल्टा कर लो, अगर डॉटर इन लॉ किसको दे रही है? अपने फादर इन लॉ को। सुनने में कम आता है ना, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, वो छोटे को दिए जाते हैं ज़्यादातर। ये तो टैक्स चोरी की तैयारियां कर रहे हैं, वरना तो वो ट्रेंड अपने यहाँ यही है ना, भी बच्चे हैं, बच्चों की वाइफ है और बेटी है, बेटी का हस्बैंड है, उनको देते हैं बुजुर्ग लोग। बुजुर्गों को गिफ्ट में लाखों की प्रॉपर्टी दे तो वो कहेंगे करना भी क्या हमने, तुम्हारे लिए तो बना ही रहे हैं, हमने क्या करना है लेके। कोई कम ही सुनने में मिला होगा ना कि बेटा अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी पेरेंट्स को दे रहा हो, या देना भी चाहता हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लेते ही नहीं, वो कहते हैं यार हमने क्या करनी है। यही होता है ना, ट्रेंड यही होता है। कोई पेरेंट्स को लगता है हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं, कभी किसी पेरेंट्स को कहते सुना है यार हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी तो हमारे से ज़्यादा होगी, हम तो पीछे रह गए, हमारे पास तो प्रॉपर्टी कम है, मेरे बेटे की प्रॉपर्टी 4 गुना है मेरे से। ऐसे होता है, खुशी होता है, वो तो भाई ठीक है, अच्छा है, बच्चे हैं कामयाब हो गए, ऐसा तो नहीं फील होता ना अपने बच्चों के लिए।
तो इसलिए क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। पर मान लो बुकिश दुनिया है, डॉक्टर इन लोग किसको गिफ्ट दे रही है, अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, तो क्लबिंग के रूल नहीं लगेंगे। क्लियर। और हाँ, किसी थर्ड पार्टी को भी ना ट्रांसफर कर देना फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड सन्स वाइफ। घुमा फिरा के क्या किया, कोई प्रॉपर्टी पहले किसी दोस्त को दे दी या ट्रस्ट को दे दी, और ट्रस्ट से इनकम किसको जा रही है, वाइफ सन्स वाइफ को। तो ये गलत तरीका है, रूट अंडर रूट कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। ठीक, इस तरह से तो ये सही नहीं है तरीका, क्लबिंग का प्रोविजन लग सकता है। क्लियर। तो थर्ड पार्टी या किसी ट्रस्ट को देना कोई प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ किसके लिए, वाइफ और सन्स वाइफ। जितनी इनकम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वाइफ सन्स वाइफ को आ रही है उस पर क्या लगेंगे, क्लबिंग के रूल, टैक्स ट्रांसफर देगा। सही है। लेकिन एक अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट था, याद होगा आपको, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो मैंने आपको सेक्शन 27 में बताया था, एडुकेट कंसीडरेशन के बिना तो हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। प्रॉपर्टी का मालिक कौन माना जाएगा, हस्बैंड। एक तरह से इनकम हस्बैंड की होगी। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, सेक्शन 27 में याद होगा, हस्बैंड वाइफ का कोई डिवोर्स या कोई ऐसा झगड़ा चल रहा है और कोर्ट वोट में चल रहा है मान लो, या कोई पंचायतें चल रही हैं, और वाइफ ने कहा कि मुझे क्या अलग कर दो, गाली देता है, ड्रिंक करके आता है, पीटता है, कोर्ट कहता है जी 6 महीने रुको आप फिर देखेंगे। वो लेडी कह रही है जी जैसा अगली बार यहाँ दिखोगे नहीं मार देगा, या पीटता है, गाली देता है, तो मुझे अलग घर चाहिए। ऐसा होता है अक्सर, जब झगड़े की बात आ जाए ना तो ऐसा होता है। या तो कोर्ट कचहरी पुलिस में ना पहुंचा हो मामला, फिर तो ठीक है। अभी एक वकील साहब के पास बैठा था, वकीलों के साथ ही बैठना करना होता रहता है, तो एक वकील थे सीनियर एडवोकेट, उनके पास कोई आया, कहता जी ऐसे करके बेटी है, उसके ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कोई लीगल। पर वो उनके दिल में ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई बड़ा एक्शन या कुछ, वो चाहते थे भी तंग करना बंद कर दें। वकील ने समझाया, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, कि हमारे पास तो एक ही काम है, कहता या तो उधर ही रहने दो या फिर छुट्टी, डिवोर्स। क्या जब हमारे पास केस आ गया ना, क्या फिर कुछ नहीं बचेगा, इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं वहाँ पे, तो कोर्ट में ऐसे ही होता है। फिर वहाँ ऐसे नहीं, छोटी मोटी बातों पे डिवोर्स नहीं मिलते कि वाइफ के पेरेंट्स के जी ये दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हमारे घर में तो हम 2 बार खाना खाते हैं, ये हमारी गुड़िया 3 बार खाना बनाती रहती है, घुमाने नहीं लेके जाते, सारे आस पड़ोस वाले घुमाने लेके जाते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बात, तो ये तो आम घर घर की कहानी है, वही मैं आपको बताता हूँ। जब तक घर में तो मेरे भी यही हाल है शिकायतें रहती हैं फैमिलीज़ की कि टाइम नहीं मिलता जेंट्स को कई बार ऐसे। तो इस बात पे डिवोर्स हो जाएगा, नहीं होता। डिवोर्स लेने के लिए वकील कहता जी अब आपको जो मैं कहूँगा आपने वो बोलना है, अगर डिवोर्स चाहिए तो वो आपको कहेगा जी इन्होंने पिछली बार क्या गला पकड़ा था, ये चाहे पकड़ा ना हो, वाइफ ही पीटती हो हस्बैंड को पर वकील तो फिर ऐसे ही कहता है भाई डिवोर्स तो ऐसे ही होगा, देखो ऐसी है वो। सही, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वकील साहब ने बिल्कुल एक तरफा बात कर दी, ऐसी परिवार को गोली दे दे कोई नहीं, आप उसको सबक सिखा देंगे, वो कुछ नहीं होता। जब कोर्ट में मामला पहुंच जाता है ना तो इंसल्ट हो जाती दोनों फैमिली की, फिर वो जुड़ने की जगह टूटने की ओर ही बढ़ जाता है काम। आपस में समझा लो, परिवारों में बैठ के चलो, लड़के को समझा दो भैया क्या है टाइम टू डिवोट किया कर, और वाइफ को समझा दिया भाई चलो कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट है चलो तो हो जाएगी, चल जाएगा काम। लेकिन जब कोर्ट कचहरी पुलिस में पहुंच गया मामला, फिर नहीं कुछ बचता, फिर तो टूटेगा ही। वो वकील कहता केस जीतना है मैंने, और वो मेरी इज्जत का सवाल है, कहता आज तक केस नहीं आ रहा, वो जीत के ही रहेगा। यही होता है ज़्यादातर। चलो, तो हस्बैंड वाइफ का ये क्लियर हुआ सिस्टम। एक और बात जो मैं कह रहा हूं कि मान लो राम ने अपनी वाइफ को सीधा प्रॉपर्टी नहीं दी, राम ने पहले वो प्रॉपर्टी किसकी दे दी, अपने दोस्त कृष्ण को। कृष्ण को कह दिया तू अपनी भाभी को यानी मेरी मिसिस को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को प्रॉपर्टी दूंगा। तो हस्बैंड वाइफ और सन वाइफ में दिक्कत है क्लबिंग में, तू मेरा दोस्त है मैं तेरे को प्रॉपर्टी देता हूं, तू वो प्रॉपर्टी किसको दे दे, मेरी वाइफ को दे दे, तो कोई रिलेशनशिप बीच में आएगी नहीं, इसलिए माफ हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है इनडायरेक्ट वाला, कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली सोचो, क्यों नहीं पॉसिबल ये।
इनडायरेक्टली वाइफ को दोस्त के थ्रू रूट करके प्रॉपर्टी भेजना पॉसिबल है क्या, या कोई और चीज़ भेजना पॉसिबल नहीं है। पता क्यों? 56:10 दीवार की तरह खड़ा है बीच में, कहता आज दे के देखो दोनों की इनकम जोड़ूंगा मैं। कहता पहले वो अपने दोस्त को देगा रामकृष्ण को, 50,000 से ऊपर वाली चीज़ है तो वो क्या कृष्ण को पकड़ेगा इनकम टैक्स, तेरी अदर सोर्सेज। अब तू कृष्ण क्या है, तू अपने दोस्त की वाइफ को दे रहा है, वो भी रिश्तेदार नहीं तेरी, वो उसके भी अंदर भी जोड़ेंगे हम अदर सोर्सेज। बचाने जाने थे थोड़ा सा इनकम पे टैक्स, और पूरी प्रॉपर्टी दोनों की इनकम में जुड़ गई और बहुत लाखों का टैक्स पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही प्रॉपर्टी की वैल्यू बात करूं, डिवेंचर है ये 45,000 रुपये वाले, ये क्या है 45,000 के डिवेंचर हैं। आप बताओ 45,000 के डिवेंचर राम ने अपनी वाइफ के नाम करवा दिए। ये उठाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, बड़े गिफ्ट 45,000 के डिवेंचर। लेडी इस तरह की गिफ्ट पसंद नहीं करती कि प्रॉपर्टी लगवा दो नाम, गाड़ी उसके नाम ले लो, शेयर ले लो डिवेंचर, बैंक बैलेंस क्या है मेरे को तो पता ही नहीं खाते में क्या है। भाई मान के चलो वो जेंट्स ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो नाम ही होता है उनके। प्रॉपर्टी तो आपको बताइए स्टैम्प ड्यूटी सस्ती करवाने के लिए होती है, सारी 90% प्रॉपर्टी लेडीज़ के नाम मिलेगी आपको। जिन घर में डिस्प्यूट नहीं है, जिन घर में डिस्प्यूट है वहाँ नहीं मिलेगी, डिवोर्स के चांस है फिर तो प्रॉपर्टी गई। लेकिन जहाँ कोई दिक्कत नहीं वहाँ 90% प्रॉपर्टी लेडीज़ के नाम मिलती है, क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी बचती है, ये चक्कर है। चलो, तो आपको देखना है कि 45,000 के डिवेंचर राम ने अपनी वाइफ मिसिज राम को फ्री में दे दिए। उस 45,000 पे 12% इंटरेस्ट आता है। 45,000 रुपये का 12%, 5400 रुपये के करीब साल का। क्या होगा? राम ने वाइफ को 45,000 रुपये वाले डिवेंचर गिफ्ट में फ्री में दे दिए, 1 रुपया नहीं लिया। उस डिवेंचर पे साल का 5400 इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट पे टैक्स वो लेडी देगी या क्लबिंग होगी हस्बैंड में? होगी क्लबिंग? हाँ जी होगी क्लबिंग। 50 से कम है तब भी होगी। क्लबिंग ने कब कहा कितने की वैल्यू? गिफ्ट के अंदर है ये बात, और गिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, वाइफ है। अब यही चीज मैं थोड़ी बदल दूं, क्लबिंग हो रही है ना, हस्बैंड परेशान है, अरे बड़ी मुसीबत है यार, मैं तो सोच रहा था 50 से कम में चलो माफ़ हो जाएगा, एक अगले साल फिर दे देंगे, अगले साल फिर दे देंगे। यहाँ तो फिर वो क्लबिंग उठाए फिर रहे हैं। कहता क्या क्या रूल बना रखे। तो हस्बैंड को फिर समझाओ भी ऐसा कर, तू अपने दोस्त को दे ये डिवेंचर 45,000 वाले अपने दोस्त को दे। दोस्त क्या तेरी वाइफ को देगा ये डिवेंचर। फिर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राम कृष्ण अपने दोस्त को 45,000 वाले डिवेंचर देगा ना, तो क्योंकि वो 50,000 से कम में 56:10 दोस्त पे नहीं लगेगा। और दोस्त क्या है फ्रेंड की वाइफ को देगा, तो वो रिलेशनशिप नहीं, तो फ्रेंड की वाइफ को भी तो 45,000 रुपये का गिफ्ट है किसी अननोन से या रिश्तेदार के बिना, तो 45 है तो माफ़। लेकिन आप देखो कितना रुपए की चोरी कर लोगे टैक्स की। 40, 45, 50,000 से कम वाली प्रॉपर्टी एफडी को कर लो, अगर आपका दिल इससे खुश होता है, कोई 500-700 रुपये का टैक्स ही बचेगा, कितना बच जाएगा? कोई 50,000 से कम वाली वैल्यू पे कितनी की तो इनकम आ जाएगी, आप सोच लो। आज के दौर में ब्याज 5-5% तो रह गए, 45,000 का 5-6% ब्याज आया तो कितना आ गया? सारा 2,000 भी नहीं बनना, और कितना टैक्स बन जाएगा इस ड्रामे में रूट घुमा के जा रहा है। और अगर दोस्त घटिया धोखेबाज निकल गया तो रख के बैठ जाएगा डिवेंचर, कहता नहीं देता। कई बार दे दिए कि आगे दे देगा, नहीं देता, वो और दिक्कत। तो बड़ा गेम नहीं है, मान के चलो बड़ी गेम पे लगाम 56:10 ने लगा दी है। समझ आई बात? चलो, मेरा दोस्त मेरे को 10 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट देना चाहता है तो क्या करूं फिर? उस पर 2 लाख रुपए इनकम भी आती है साल की, एक दुकान है 10 लाख वाली, क्या करूं? ले लो फिर, और क्या है, टैक्स पड़ जाएगा, भर देंगे, कुछ तो फायदा है। 56:10 से नहीं बच सकते, आप फंसोगे। लेकिन फिर भी फायदा नुकसान कंपेयर करो ना। 10 की प्रॉपर्टी दे रहा है वो, जिसके कोई चांस नहीं है, पर मिल रही है 10 लाख। लो 10 लाख पे अगर अदर सोर्स में जुड़ भी गए, आपकी स्लैब देख लो 20% में हो, 30 में हो, तो 30 में हो तो 3 लाख के करीब टैक्स बढ़ जाएगा। कुछ थोड़ा 20 में आ गया, कोई 30 में आ गया, चलो कोई टैक्स लग जाएगा 2.5-3 लाख, तो भी फायदे में हो, ले लो। अदर सोर्सेज आती आने दो, ये चीज़ है। पूरा बचाने के चक्कर में थोड़े से भी जाओगे। कई बार आपने लालच कर लिया कि पूरा ही बच जाए, ये दोस्त को कहे ठहर भाई होल्ड पे रख ले, मेरा गिफ्ट देना नहीं किसी को, मैं ही लूँगा,
पर तू होल्ड पे रख, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे लेना है। आप प्लानिंग में लग गए भी कोई और तरीके तुरके लगा के ना कैसे कम कम करके दिखा लें, ये कर लें वो कर लें, इतने में दोस्त का मूड बदल जाना है, प्रॉपर्टी देने से इनकार कर जाना है, इसलिए ले लो। समझा? यानी ना ये चीज़ें ना आप क्लबिंग का चैप्टर पढ़ोगे ना, वैसे बेयर एक्ट में वहाँ 56:10 का रेफरेंस ही नहीं है। वो कहता क्यों बताऊं, सेक्शन 64 चल रहा है और तुम बातें कर रहे हो 56:10 जो पीछे रह गया, बीती बातें कर रहे हो। कहता क्लबिंग का मतलब क्लबिंग के रूल बताएंगे, पर अगर आप साथ में अदर सोर्सेज नहीं पढ़ते तो आप अच्छी नॉलेज गेन ही नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में तो यही कहानी आ जाएगी, अच्छा हाँ शादी से पहले गिफ्ट दो, ये तो बहुत बढ़िया तरीका। कहता सर आप तो चलो आउट हो गए, कहता हमारे पास तो मौका है, हम तो शादी से पहले क्या है गिफ्ट ले लिया करेंगे, दे दिया करेंगे, और शादी के बाद इनकम क्लब नहीं होगी। अब 56:10 ना पढ़ो तो आपके माइंड में यही कहानी घर चाहिए, जहाँ भी मैरिज से पहले गिफ्ट दे दो। 56:10 पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, नहीं फ़ायदा नहीं है। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बड़े लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक CA साहब के पास बैठा था, थोड़े दिन की बात होगी, मतलब मेरे जो जिनके अंदर मैंने ट्रेनिंग की उन CA के पास बैठा था। तो उनके पास कोई आ गया, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज के रिटायर्ड लेक्चरर आ गए, रिटायर्ड प्रिंसिपल ही थे। उन्होंने कहा सर मैंने ना 40 लाख रुपए अपने बेटे के नाम किया है, मेरा बेटा है, मैरिड बेटा है मेरा, 40 लाख। उनको ना करोड़ों रुपए के आसपास मिला होगा, सरकारी बढ़िया जॉब पे थे, गजेटेड ऑफिसर थे। तो उनको ना रिटायरमेंट पे बेनिफिट नहीं मिलते, PF, ग्रेचुटी, लीव सैलरी, वो सारे माफ़ वाले थे, सरकारी एम्प्लॉय थे। माफ़ होता है ना, ये ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे माफ़ होती है, लीव सैलरी सरकारी को माफ़ होती है, PF SPF मिलता है वो माफ़ होता है सरकारी का, सारा माफ़, लगभग करोड़ों रुपया। क्या 40 लाख तो मैंने डाल दी जी बेटे के नाम, ठीक है, बाकी वाइफ के नाम सोच रहा हूँ, ताकि हमने करवानी है FD का ब्याज एक बंदे को आएगा तो बहुत टैक्स पड़ जाएगा भाई साहब, मैं ऐसे कर लूँ भी सीधा मैं अपने नाम ना करवा के FD बेटे को दे दी 40 लाख। CA साहब ने उनकी बात काटते हुए कहा नहीं सर कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेटे को दोगे फ्री फंड में, क्लबिंग का रूल लग जाएगा, वो टैक्स उस इंटरेस्ट पे आपको ही देना है। चलो मैं बैठा रहा, उन्होंने कह दिया, वो बंदा कहता अच्छा ऐसा है क्या, वो बंदा चला गया। फिर मैंने उनको कहा, सर को कहा, मैंने कहा सर नहीं ऐसा नहीं होता, वो बेटा है मेजर, उसको दे दिया तो क्लबिंग का रूल कहाँ है? क्या नहीं ऐसे तो कोई भी दे देगा। कहता क्लबिंग तो होती है ऐसे तो कोई भी बेटे को दे देगा या बेटी को दे देगा, ऐसे तो डिवाइड हो जाएगी इनकम, क्लबिंग का रूल नहीं लगा तो फ्री में दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर ऐसा है। तो उन्होंने खोली बुक, मैं तो चलो पढ़ता पढ़ाता, मेरे तो रोज़ का ही टच में है, आम सी के कम आते हैं केस कई बार किसी फील्ड के। उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं, उन्होंने खोल के पढ़ा, कहते जी इसमें ये नहीं लिखा हुआ इनकम टैक्स एक्ट में किसको दे सकते हैं, किसको अलाउड, कौन कौन अलाउड है, ये नहीं लिखा हुआ, भाई को दे सकते हैं, बेटे मेजर को दे सकते हैं, अलाउड है। इसने ये रखा हुआ है कि 2 पॉइंट दे दिए कि इसमें क्लबिंग होगी, इसका मतलब अगर इसमें क्लबिंग होगी वाइफ और सन्स वाइफ में, बाकी सब में क्लबिंग नहीं होगी। उसका मतलब ये हुआ ना, इनकम टैक्स ने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट नहीं दी, ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी इनकम टैक्स ने कि हाँ इनको दे दो कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं इनको देने पे दिक्कत है, क्लबिंग होगी, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ सन इन लॉ को दे दिया तो कोई क्लबिंग होगी नहीं, इनकम टैक्स में कहीं नहीं लिखा। उसने कहा जी हम क्या कह रहे हैं, आप बाकी सब चीज़ें नेगेटिव तरीके से चलो ना, भी वाइफ और सन्स वाइफ में क्लबिंग का पंगा है, बाकी रिश्ते हम रोक ही कहाँ रहे हैं। अब आपको जी जीजा जी को दे दिया, फूफा जी को दे दिया, ये दे दिया, बुआ दे दिया, कहते यार क्यों यार रिश्तेदारियाँ ढूंढ रहे हो, हमने 2 कह दी ना, बाकी सब अलाउड है, कोई क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर? बोलो कोई डाउट? इस तरह से क्लबिंग के रूल से मतलब पढ़ोगे नहीं तो अब इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी काम आनी है, तो सही उसको डील भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलो एक और बात, पहले बड़ा इंटरेस्टिंग रूल था क्रॉस ट्रांसफर का। ये एक प्रॉपर्टी फ्री में इसके नाम कर देता है, ये इसके नाम कर देता है प्रॉपर्टी। वो कहता है वाइफ को नहीं देना, दोस्त की वाइफ तो दे सकते हैं, वो दोस्त इसकी वाइफ को दे रहा है, वो इसकी वाइफ को गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है या कोई FD दे रहा है। इनकम टैक्स कहता है ये शरारत है टैक्स बचाने की, ये नहीं चलेगी, इट्स अ क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस, मान लो इसने 40,000 की FD दे दी इसको और इसने कोई 45,000 के डिवेंचर दे दिए इसको,
मान लो 10% इनकम आती है, बच गए तो दोनों 50,000 से कम गिफ्ट है। अगर 50 से ज़्यादा होते तो ये गलती भी ना करते देने की, क्यों कि क्लबिंग हो जा, वो 56-10 लग जाता। मैं कह रहा हूँ 40-45 जा रहा है, तो इसने इसकी वाइफ को दे दी 40,000 की एफडी, इसने लगभग 45 का डिवेंचर इसको दे दिया। अब क्लबिंग होगी 56-10 जो है अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? 56-10 50 से कम है, और क्लबिंग का रूल भी नहीं लगता, क्योंकि अपनी वाइफ को देने में दिक्कत है, दूसरे की वाइफ को देने में क्या दिक्कत है? 64-1-4 कहाँ रोकता है? रोकता है क्या? नहीं, कह दो कोई दिक्कत नहीं, लेने वाला ले सकता है, ले ले। लेने वाला क्यों ले सकता है? क्योंकि 50 से कम है। इनकम टैक्स आया था गलत, ये टैक्स चोरी है। अगर तुमने प्लान करके एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट दे दिया, पैसे अपनी अपनी वाइफ को ना देके एक दूसरे की वाइफ को दे दिया, लगभग बराबर सा अमाउंट, तो ये क्या है? टैक्स चोरी है। हम क्या लगाएंगे? क्लबिंग। लेकिन आप देखो प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा? कौन इस ड्रामा करेगा इतना? कितना टैक्स बच जाएगा इससे? क्योंकि 50 से ज़्यादा देंगे नहीं, देंगे तो फिर कोई बात नहीं, अदर सोर्सेज तैयार है 56-10। हाँ, क्लबिंग का टॉपिक कहता है कि अगर एक दूसरे को लगभग सेम सी प्रॉपर्टियां किराए पे वो अदल बदल की एक दूसरे की वाइफ को, तो क्लबिंग के रूल लगेंगे। या वाइफ जरूरी नहीं, एक्स ने तो ए ने तो बी के बच्चे को दिया है, बी ने ए की वाइफ को दिया, ऐसे भी हो सकता है। यानी सीधी बात है, एक ने एक के परिवार को दिया, दूसरे ने दूसरे परिवार को कोई चीज गिफ्ट में दे दी, तो क्लबिंग के रूल लगेंगे। इसकी इनकम किस में जुड़ेगी? मान लो डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% है, एफडी का इंटरेस्ट भी 10% है, इसे कितनी इनकम आ रही है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4500। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना आ रहा है? 4000। तो क्लबिंग अपने अपने हस्बैंड में करनी है, इधर ये इसकी इधर जाके नहीं जोड़, कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि क्लबिंग का रूल तो वाइफ सन वाइफ के बीच में एप्लीकेबल है। तो ये 4000 किस में जुड़ेंगे? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी। ₹4000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इधर कितने जुड़ेंगे? ₹4000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, अपने अपने लाइफ पार्टनर में जोड़ने हैं। और सारे नहीं जोड़े मैंने माना क्रॉस ट्रांसफ़र तो 40,000 का ही है, 5,000 तो जेन्युइन गिफ्ट होगा, मतलब आपस में एक अदल बदल तो बराबर अमाउंट 40 की है, 5,000 उसको छोड़ दिया जाए, इस कैलकुलेशन से छोड़ दिया जाए। आपको 40,000 का ही जोड़ना है, जो इनकम 10%, इधर भी जो 40 की इधर एक दूसरे को आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ए ने बी की वाइफ को 8 लाख वाली प्रॉपर्टी दी, बी ने ए की वाइफ को 6 लाख वाली प्रॉपर्टी दी, तो 6-6 लाख की इनकम अपने अपने हस्बैंड में जोड़ो। हस्बैंड के दोस्त में नहीं जाके जोड़नी कि देने वाला वो है, ना ना ना, अपने अपने हस्बैंड में जोड़नी। कितनी? 8 की नहीं, 6-6। क्रॉस ट्रांसफर तो 6-6 का ही है, पर बात ये है 6-8 वाले केस होंगे नहीं आजकल, क्योंकि 56-10। चलो एक बात बताना, हस्बैंड ने दोस्त की वाइफ को एक थार कार फ्री में दे दी, और ए ने बी की वाइफ को, बी ने कोई करोला कार बी ने ए की वाइफ को गिफ्ट में दे दी। दोनों टैक्सी में चलती हैं गाड़ियाँ, वो करोला भी और थार भी, दोनों लगभग इतने की है, 15-15 लाख के आसपास है दोनों, और उनसे रेंट आ रहा है, मतलब आगे किराए पे देके साल का 2-2 लाख रेंट आ रहा है दोनों लेडीज़ को। क्या क्लबिंग होगी अपने अपने हस्बैंड में? क्यों नहीं होगी? चलो 56-10 नहीं लगेगा, चलो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कारें माफ थी, कारें, बाइक, फर्नीचर, एसी, कूलर, कपड़े, शूज माफ थे, लेकिन क्लबिंग कहाँ माफ कर रहा है? क्लबिंग में कैसे छोड़ दोगे? क्लबिंग होगी कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। 56-10 नहीं लगेगा, चलो मान लिया, यानी इनकम टैक्स ये नहीं कहेगा इसने इसकी वाइफ को थार कार दे दी, इसने इसकी वाइफ को करोला कार दे दी 15-15 वाली, तो इसे इनकम टैक्स नहीं कहेगा कि लेडी को 15 लाख तेरी इनकम मान। 56-10 इसे कार को वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानता, इस थार को भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानता, तो 56-10 तो इज नॉट मोर एप्लीकेबल। बट आ जाओ क्लबिंग पे,
एक दूसरी की वाइफ को क्रॉस ट्रांसफर नहीं है क्या बराबर की वैल्यू का, तो उन लेडीज को आगे इनकम आएगी रेंट की दोनों कारों से, तो अपने अपने हस्बैंड में, इसको देने वाला करोला कार कौन है, बी, ठीक, लेकिन ये इनकम क्या है, जुड़ेगी अपने हस्बैंड में। इसको आधार कार्ड दे रहा है कौन, ए, तो वो उसका रेंट जुड़ेगा इसके खुद के, इसमें जोड़ नहीं सकते ना, इसमें कैसे जोड़ लोगे, रिलेशन चाहिए क्लबिंग करने के लिए, अपने अपने हस्बैंड में जोड़ो। क्लियर, सुनना, राम ने मिसिस बी को दिया 10 लाख रुपया, सुनो, राम ने मिसिस बी को 10 लाख दिया, बी ने ए के बेटे को दे दिया कोई 9-10 लाख रुपए, क्रॉस ट्रांसफर है, हाँ है। बेटे की इनकम किस में जुड़ेगी, पापा में, अपने उसके खुद के पापा में, और उसकी खुद के हस्बैंड में, क्योंकि रिलेशनशिप में ही क्लबिंग काम करता है ना ये चीज। मतलब अगर 56 to 10 बीच में ना रहे ना तो ये बड़ा आसान हो जाए ये चैप्टर, लेकिन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको बड़ा कई चीज़ें गलती बता जाओगे लोगों को, क्योंकि गिफ्ट का साथ में याद रखना पड़ेगा। क्रॉस ट्रांसफर समझ आ गया क्या है, बोलो कोई डाउट। कई बार हस्बैंड, कई फैमिली में पिन मनी समझते हो, पिन मनी, इनकम ऑन पिन मनी सेव्ड बाय लेडीज नॉट टू बी क्लब, इसकी इनकम क्लब नहीं होती, मतलब पिन मनी घर खर्च, क्योंकि कुछ फैमिलीज में सिस्टम होता है कि हस्बैंड क्या रोज सुबह ना खर्चा देके जाता है, कुछ फैमिलीज में होता है, आप देखो हर फैमिली का अपना अपना हिसाब है, कई फैमिलीज का तो सिस्टम सारा लेडीज ही चलाती हैं, वो तो हस्बैंड को खर्चा पानी देती हैं रोज का ले उस तेरे को चल जाएगा तेरा काम, सैलरी सारी लेडीज के नाम। कई जगह ऐसा है, कुछ बिजनेसमैन खासकर, जहाँ पे पैसे रोज़ ताज़ा कमाए जाते हैं, जैसे रोज़ के कमाए, तो हस्बैंड रोज़ सुबह जाते, फैमिली स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, 200 देगा, 500 देगा या 5000 देगा, वो डिपेंड करता है आप कौन से शहर में हो, किस परिवार में हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, महंगा सस्ता स्टैंडर्ड स्टेटस वो है, इस तरह से। चलो मान लो वो अपनी वाइफ को रोज़ सुबह 1000 रुपये दे जाता है, राशन पानी, बच्चों के लिए कोई किंडर जॉय लेनी है, कोई और खिलौना लेना है, कुछ ना कुछ खर्चे, कॉपी पेंसिल पेन, 1000 रुपये रोज़ दे जाता है। लेडी कभी 600 खर्चती, कभी 800 खर्चती, कभी 700 खर्चती, कभी कभी 1100 भी लग जाते हैं, तो वो बचे होते हैं पहले उसमें से। महीने में उसने लेडी ने कर करा के कभी थोड़े थोड़े बचा बचा के कोई 7-8 हज़ार रुपये बचा ले, साल में उसने बचा लिए करीब लाख रुपये, उसकी करवा दी एफडी, पिन मनी की एफडी, उससे इंटरेस्ट आ रहा है लेडी को, मान लो 7000 रुपये महीना, क्लबिंग होगी नहीं होगी। पिन मनी के बचा हुए पैसे पे जो आगे इनकम आती, इन्वेस्ट करके क्लबिंग होगी, क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर। अब पिन मनी का मतलब पिन मनी से है और पैसे से नहीं। मान लो उनका स्टैंडर्ड जहाँ वो रहते हैं या आसपास का, जैसा खाता पीते हैं, जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो फीस तो वो हस्बैंड ही दे रहा है, मतलब कॉपी पेंसिल वगैरह, ये उसको देख के लगता है जी इनका खर्चा क्या 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और हस्बैंड रोज़ 5000 दे जाता है सरे। लेडी कहती 4000 बच गए जी रोज़ के, और महीने के 1,20,000, साल के कितने हो गए, लगभग 1.5 लाख रुपये, नहीं 15 लाख रुपये। उससे इनकम क्लब होएगी? होएगी, क्योंकि पिन मनी नहीं है। पिन मनी इतनी बचती है क्या हस्बैंड को इतना ही नहीं पता कि आलू 20 रुपये किलो है कि 250 रुपये किलो है? फिर तो कह दे वो लेडी के नहीं, बड़े बड़े आलू आते हैं बहुत महंगे हैं, हस्बैंड को पता ही नहीं कि भी 5000 रुपये किलो है कि 6000 रुपये किलो है। फिर तो कह दो भी अगर इतना फ़र्क हो तो हो सकता है वो नादान है कि 800-1000 रुपये की जगह 5000 रुपये ही दे जाता है। तो ये तो क्या है, एक तरह से वे पिन मनी बढ़ाने का तरीका है। देखो इंटेंशन गलत है ना अगर आपकी, तो इनकम टैक्स बख्शेगा नहीं। अगर इंटेंशन गलत नहीं, आप प्रूव कर दो कि नहीं सर है, बच जाते हैं, कई बार हो जाता है, तो बिजनेस हमारे मोटे चलते हैं, हस्बैंड कहते हैं खूब खर्च, कोई बात नहीं, तो मैं खर्चती नहीं, बचा लेती हूँ। अगर देखो रियल में ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी इतना फ़र्क तो नहीं होना चाहिए कि मान लो 2000 दे जाता है तो ठीक है, कोई 1500-1200 खर्च लो तो चले ना करें, लेकिन 2000 देता है और 100 रुपये ही खर्चे वो, तो ये सही नहीं लग रहा अपने को, ठीक है ना। ये वो गाली और देगा अगर आके कहता रोज़ मुझे दाल खिलाती है और रुपये 2000 रुपये लेती है रोज़, दाल के साथ रोटी, और रुपये मैं सारे 2000 दे के जाता हूँ,
कभी कोई फ्रूट नहीं, कोई ये नहीं, तो इतने बचेंगे तो दिक्कत होगी। देगा क्या बार बार, शायद मुश्किल है। यानी ये टैक्स चोरी करने के लिए लोग करते हैं, अगर ऐसा तो ये गलत है। और ये देखना क्रॉस ट्रांसफर नहीं है। अगर ये जेन्युइन ट्रांसफर आप प्रूव कर सकते हो कि सर टैक्स बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया, सर टैक्स बचाने की कोई कोशिश नहीं है, ये जो ट्रांसफर है कहता सर बाय चांस क्रॉस ट्रांसफर हो गया। कैसे? ए ने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि सर ये मिसिस बी है ना, जो कहता बड़े सालों से मुझे जानती है, मेरी सिस्टर बनी हुई है, जैसे मतलब एक ही शहर में है, या इनके फादर मेरे फादर दोस्त है, या ये लोगों, मतलब ऐसा नहीं होता कई बार कोई रियल हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो प्रूव ही कर दोगे कि सब सही। रियल ना भी हो, बंदा कहता है जी देखो ये सिस्टर जैसे है मेरी, या मेरी रिश्तेदार है, या अच्छी दोस्त है, और मैं कई सालों से इसको दे रहा हूँ, आप देख लो रिकॉर्ड में गिफ्ट दे रहा हूँ। कहता है जैसे ये सिस्टर जैसी है, कहता है जी मैंने इनको कई सालों से गिफ्ट दिया है, दिवाली पे, लोहड़ी पे, या किसी ओकेज़न पे। इस बार कहता है जी जीजा जी ने शर्म करके मेरी वाइफ को दे दिया, भाई बड़े साल हो गए लेते लेते, अब इधर भी दे दो। कहते इसलिए बाई चांस क्रॉस ट्रांसफर हो गया। सर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, रिकॉर्ड देख लो, सबूत देख लो, कई सालों से दे रहा हूँ मैं तो दे ही रहा हूँ। कहता बनता है, रिश्तेदारी ऐसी है, देनी पड़ते हैं। कहता वो मेरे को मेरी वाइफ को देगी, इस बार तो आपको गलत लग रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप ऐसा कुछ प्रूव कर सकते हो तो ये क्रॉस ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये जेन्युइन ट्रांसफर होगा। लेकिन करोगे क्या जेन्युइन ट्रांसफर से? 50,000 के अंदर ही गेम खेल लोगे, क्योंकि लाखों में बात आएगी तो फिर वो 56-10 आ जाएगा। चक्कर है ना उसका, सारी बात वही है। यानी इसको सही तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ूँ ना इस चैप्टर को, तो आधा उड़ जाएगा ये कि आधे रूल क्रॉस ट्रांसफर ये सब क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। 50,000 से ऊपर वो गिफ्ट वाले रूल में फंस जाएंगे, दे ही नहीं सकेगा। और जो कह रहा है दोस्त को इनडायरेक्टली दे दिया वाइफ को देने के लिए, कहाँ रूल लगेगा? वो लेगा ही नहीं दोस्त, वो कहता जी मेरे को अदर सोर्सेज में 56-10 पकड़ देगा, समझे ना। तो आधी बातें तो ये हटा ही देनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा आज के टाइम में। 50,000 से पार जाती अमाउंट क्या है, गिफ्ट लेगा ही नहीं कोई दोस्त कि मैं पंगा लूँ, गिफ्ट लूँ और तेरी वाइफ को गिफ्ट दूँ, पहले अदर सोर्सेज मेरे को भी तो पकड़ेगा। समझ रहे हो? बोलो कोई डाउट? तो आपको इतना पढ़ के काफ़ी कुछ तो पता लग ही गया क्लबिंग क्या है। अब मैं नोट्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करता हूँ स्टार्टिंग से, क्लबिंग के प्रोविज़न क्या हैं, ताकि ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लबिंग ऑफ इनकम देखना नोट्स के अकॉर्डिंग। आगे सबके पास देखो क्या कहते हैं। क्या पहले तो मीनिंग बता रहा है क्लबिंग का क्या होता है। इतना कुछ पढ़ के मीनिंग तो आप जान गए, टैक्स चोरी की कोशिश है, तो ये गलत है। मैंने शायद आपको ये क्लास में एक बात ये डिस्कस की हो क्लबिंग के रिगार्डिंग, कि क्लबिंग के रूल कैसे काम करते हैं, या लोग टैक्स बचाने के लिए बड़ा झूठ बोलते हैं। अपने छोटे छोटे शहरों में भी बात करें ना, कई रिटर्नें ऐसी जा रही हैं लेडीज़ की कि वो कमाती नहीं है, हस्बैंड भरे जा रहे हैं रिटर्नें, ऑनलाइन साइन होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर हस्बैंड के पास होते हैं, लेडीज़ की रिटर्नें भरे जा रहे हैं, लेडी को पता ही नहीं होता मैं कमा भी नहीं हूँ। इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में तो कमा रही है लेकिन उनको पता ही नहीं होता। बहुत 2-3 साल पहले की बात है, एक एडवोकेट और मैं किसी ITO के पास बैठे थे, काम था, किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम थी कोई, तो वहाँ बैठे थे, वहाँ हलचल सी हुई थी। वो इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिस के। उन्होंने क्या किया, हुड्डा में इनकम टैक्स ऑफिस है, हुड्डा में इनकम टैक्स ऑफिस, आप जाओगे अपना लोकल। तो ऑफिसर ने क्या किया, कपड़े कुपड़े से दे के अपने 2-3 इंस्पेक्टर अलग अलग हुड्डा की कोठियों में भेज दिए। उन्होंने क्या किया, आके बात बताई जो सारी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, पहले जैसे मान लो कोठी नंबर 917 में जाना है,
पहले उन्होंने 916 की बेल बजाई, वहाँ से लेडी आई अंदर से, हाँ जी, कहते जी कपड़े सिलवाने यहाँ एक लेडी है इस नाम की, कोई कपड़े सिलती है क्या? फिर ना यहाँ कोई नहीं कपड़े सिलता, वो इतनी बड़ी कोठियों में कौन कपड़े स्टिचिंग का काम करेगा। फिर उन्होंने सामने वाले घर की को बेल बजा दी, कहते कोई लेडी है कपड़े सिलती, कहना ना कोई नहीं सिलती। फिर उन्होंने उसी घर की बेल बजाई जिस घर का एड्रेस इनकम टैक्स की रिटर्न पे था। एक लेडी है, मान लो उसका नाम रजनी वाला है, मान लो, तो रजनी वाला ही आ गई बाहर, कहते बहन जी आप रजनी वाला हैं? कहती हाँ। कि बहन जी कपड़े सिलवाने बड़े अर्जेंट है मेरी वाइफ के, आप सिल दोगे ना, कितने पैसे लोगे? वो गालियाँ देने लग गया आगे से, क्या तुम्हें हमें ऐसे घर घर में कपड़े सिलने वाली टेलर लगती हूँ मैं? वो आगे से कहता जी देखो आपकी रिटर्न है, इसमें तो आप यही लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम स्टिचिंग 3 लाख, इनकम फ्रॉम स्टिचिंग 4 लाख, ये स्टिचिंग की इनकम है, ये तो ये कह रही हैं। अब लेडी को पता ही नहीं कि ना मेरी नहीं होगी, देखो भाई साहब ध्यान से, मेरी नहीं है। क्या नहीं आपके हस्बैंड यही हैं, घर का एड्रेस यही है। लेडीज़ को पता ही नहीं होता, हस्बैंड रिटर्न भरे जा रहे हैं वाइट मनी डिवाइड करने के लिए। अब वो ऑफिसर के पास आकर उसने सारी बात बता दी। ऑफिसर कहता काटो सबके नोटिस, ये सारी लेडीज़ जो इनकम दिखा रही है ना 4-4 लाख, 3.5 लाख, 3-3 लाख, कुछ नहीं कमाती है, सारों की इनकम उनके हस्बैंड में जोड़ जोड़ के टैक्स लगाओ। वो इनकम को क्या करते हैं हस्बैंड, जैसे उनको वाइट मनी बनानी है, वो क्या करते हैं, मान लो खुद की इनकम 9 लाख है, वो ड्रामा क्रिएट करके उल्ट पुल्ट करके अपनी इनकम 5 बता दी, लेडी की इनकम 3-4 बता दी, ताकि घर की वाइट मनी तो 8-9 लाख वैसे ही बन जाए, लेकिन टैक्स कम बने। लेडी कमाती है नहीं कुछ, अपनी इनकम हस्बैंड कम बता दे, तो ये गलत है ना। तो ये किस में क्लब होगा? हस्बैंड। इवन वो ऑफिसर ने बताया जी, हमें फिगर दिया उसने, ऑफिसर ने हंसते हुए, क्या देखो जी सर, क्या सिरसा में इतने करोड़ रुपए तो लेडीज कुकिंग से कमा रही हैं, इतने करोड़ रुपए स्टिचिंग से कमा रही हैं। कहते इन्होंने तो इंडस्ट्री फेल कर दी बड़ी बड़ी। कहाँ से कमा रही हैं? वो कागजों में कमा रही हैं, क्योंकि लेडी का क्या दिखाएंगे, वो रियल में काम नहीं करती, क्या कहोगे? पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन पढ़ाती है जी, पढ़ी लिखी है तो, और नहीं पढ़ी लिखी तो कुकिंग तो कोई भी कर सकता है, कपड़े तो कोई भी सिल सकता है। और कोई लेडी को प्रॉपर्टी डीलिंग तो दिखाएगा नहीं, हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलिंग करती, तो यही काम दिखाते हैं वो, स्टिचिंग, कुकिंग, ट्यूशन्स। और आजकल का ज़माने में लेडीज़ पढ़ी लिखें कोई ऐसी बात नहीं, ट्यूशन दिखाना सबसे बेस्ट है उनको कि जी आस पड़ोस के बच्चे आते हैं, वो अच्छी फीसें देते हैं, अच्छी इनकम है, और रियल में हस्बैंड की अच्छी इनकम है, वो मान लो वो भी ट्यूशन पढ़ाता है, वो अपनी कम कह रहा है और वाइफ की ज़्यादा कह देता है, ताकि ये टैक्स बच जाए। बाद में इंक्वायरी करने पे पता लगा लेडी इनको तो पढ़ाने नहीं आता, या वो कभी पढ़ाई ही नहीं आज तक, उसने दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं, तो उसमें जोड़ देगा ऐसे। यानी ये बड़े बड़े लोग ना हमारे पास आके ना हमें सलाह दे जाते हैं, वो कहता है सीए को तो पता ही नहीं, हम बताते हैं इसको। ऐसे ही अगला ये सोच लेता है भाई, ईजी ले लेता है इसको भी, ऐसा सुनी सुनाई बातें। एक लोहे का व्यापारी आया, कहता जी मेरी रिटर्न जाती है, मेरी वाइफ की जाती है। कहता मेरे बच्चे की भी रिटर्न भर दो। कहता अभी थोड़े दिन पहले 18 साल का हो गया वो, मतलब कुछ महीने पहले 18 का हो गया, उसकी भी रिटर्न भर दो। मैंने कहा करता क्या है? खुद पढ़ता है वो। और कहता जी दिखा दो ट्यूशन इनकम दिखा दो। कहता बेटी है वो भी 18 की होने वाली है। कहता फिर उसकी भी रिटर्न भरवा लेंगे आपसे। मैंने कहा भाई ना भर यार, ये गलत है। जब तुम्हारे वो पढ़ते हैं, खुद उनके एडमिशन चल रहे हैं कहीं, और वो आप कह रहे हो 2.5-3 लाख रुपए ट्यूशन से कमा रहे हैं, तो ऑफिसर ने एक दिन अगर इंक्वायरी कर ली और रियल में कोई कोचिंग सेंटर खुला नहीं हुआ उनका, या कोई ट्यूशन पढ़ाते नहीं वो, तो ये तीनों की इनकम, बेटी की, बेटे की, वाइफ हाउस वाइफ है वो भी कुछ नहीं करती रियल में, तीनों की उठा जाके तेरे में जोड़ देगा वो, और तेरे में जोड़ के तेरी जो तूने दिखाई हुई है उस पर टैक्स बना देगा। फिर तू रोता रहेगा, फिर कहेगा तूने बताया नहीं। ये पावर है ऑफिसर के पास, आप प्रूव करने को कह सकता है कमाए हैं कि नहीं कमाए। और लोग सोचते हैं कि 2.5-3 माफ है, 5 माफ है, 5 दिखा दो, घर में 4 लोग हैं, 20 लाख वाइट मनी बनेगी। ऐसे कमाओ भी तो सही, तो ही बनेगी। ये तो हस्बैंड की कम करके उनकी दिखा रहे हैं, चक्कर ये है, समझे ना? तो ये गलत है। पूरे प्रॉपर सिस्टम से चलो, नहीं तो क्या है, कल को नुकसान हो सकता है, ये चीज है। चलो देखना सेक्शन 60, क्लबिंग का पहला सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू एनीवन, ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर इनकम टू एनीवन विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। किसी को इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ये गलत है। किसी को अकेली इनकम आप नहीं दे सकते। क्लियर? क्लबिंग होगी। राम ने क्या किया? राम हैज एफडी
ऑफ 10% ब्याज वाली एफडी ऑफ ₹10 लाख। एफडी है, एफडी ऑफ बैंक, बैंक की एफडी है जिस पे 10% ब्याज आता है। राम ने एफडी क्या किया, मिसिस राम को नहीं दी, ना एफडी नहीं दी, क्या दे दी, इनकम या इंटरेस्ट कह दो, इंटरेस्ट या इनकम ऑफ एफडी ट्रांसफर टू इनकम टैक्स। कहते हैं ये क्या ड्रामा है, एफडी दे नहीं रहा तू इनकम दे रहा है। इसने जाके ना बैंक को ये कह दिया, कहते जी इसका ब्याज सारा मेरी वाइफ के खाते में डाल दिया करो। इनकम टैक्स कहता है गलत है, इनकम दिए बिना किसी को सेट देना गलत है। वाइफ छोड़ो, ये दोस्त है अर्जुन, राम ने अपनी एक एफडी नहीं दी अर्जुन को क्या दे दी, इनकम। बैंक में रिटर्न में दे आया कि इस एफडी का जितना भी इंटरेस्ट प्लीज ट्रांसफर इट टू द अकाउंट ऑफ अर्जुन। ये तो बड़ी मिस्चीफ हो जाएगी। वो कहते हैं प्रॉपर्टी देंगे तो 56(2)(10) लगता है, प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहा, क्या दे रहा है। तो क्लबिंग का चैप्टर सेक्शन 60 कहते हैं गलत है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ इनकम जो है गलत है, क्लबिंग का रूल लगेगा। इस पे अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है रिसीव बाय अर्जुन को अगर इंटरेस्ट इनकम मिलती है मान लो उस एफडी के ऊपर 1/20, तो इस पे टैक्स कौन देगा, राम, क्लब होगा। टू बी क्लब्ड। क्लब होगा, बोलो। इनकम नहीं दे सकते असेट दिए बिना, वरना ये गलत है। क्लियर है ये बात, बोलो। थोड़ा भी इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं लेना चाहिए आपको, प्रॉपर्टी देनी है तो। यहां तो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, बिल्कुल इनकम दे रहा है, तो ये गलत है। देखो सेक्शन 60 हो गया, सेक्शन 60 में एग्जांपल पढ़ लो, पढ़ना है तो। क्या कहता है, किसी भी पर्सन को ट्रांसफर ने इनकम दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो ये गलत है, क्लबिंग के रूल लगेंगे। इनकम पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफर देगा। मिस्टर एस ने ट्रांसफर कर दी रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड आर। मिस्टर एस ने रेंटल इनकम किसको ट्रांसफर कर दी, अपने फ्रेंड आर को, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ आर विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस प्रॉपर्टी टू हिम। अच्छा, एस ने एक प्रॉपर्टी नहीं दी दोस्त को, उसकी इनकम किसके नाम लगवा दी, दोस्त के। ऐसा है, कोई घर है तो किराएदार को कह दिया कि तू किराया किसको दे दे, मेरे दोस्त को दे दे। घर नहीं दिया दोस्त को, क्या दिया, किराया दिया, तो इनकम टैक्स कहता है गलत। इस किराए पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफर एस देगा, ना कि दोस्त। क्लियर। एक और केस, मिस्टर वाटसन ने ट्रांसफर किया एक डुली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफर द गोडाउन टू सन। बेटे को गोडाउन नहीं दिया, बेटे को क्या दे दी, इनकम, कि मेरे बेटे को इसका किराया दे देना गोडाउन का, तो ये गलत है। इस किराए पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफर फादर देगा। किसी को आप असेट दिए बिना इनकम नहीं दे सकते। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन 61 क्या कहता है, सेक्शन 61 अब आप कह रहे थे ना असेट दिए बिना इनकम नहीं दे सकते। अब कहता अब देखना मैं असेट ही दे दूं, फिर रुकोगे, असेट ही दे दूं, दे दे। फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए असेट दे दोगे किसी को। 50 लाख वाला घर जिस पे 2 लाख रुपए रेंट आता है, रेंट खुद की इनकम में ना जुड़े, टैक्स ना लगे, घर दे दो दोस्त को, पॉसिबल है, वो घर रख के बैठ जाएगा, वापस भी नहीं करना उसने। और वैसे भी 56(2)(10) खड़ा है उस दोस्त को घर लेने से रोकने के लिए, उसकी अदर सोर्सेस। चलो, राम ने क्या किया, मैंने आपको अभी बताया था। वो दोस्त कहता मैं दिलेर दोस्त है, कहता जी मैं टैक्स भरूंगा, दे तुझे कर दे। मान लो राम ने अपने एक फ्रेंड को, फ्रेंड है अर्जुन को हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹50 लाख ट्रांसफर। अब देखना क्या सेक्शन 60 रोक पाएगा, अब क्लबिंग करवा होगी, क्लबिंग नहीं, क्योंकि क्या है, अब असेट दे दी गई है दोस्त को, तो इस पे जो भी रेंट आएगा तो टैक्स कौन देगा इस पे, हाँ जी बोलो। अर्जुन को रेंट आएगा, अब टैक्स कौन देगा, हाँ जी बोलो। राम ने अपने दोस्त को फ्री फंड में घर दे दिया, कोई कंडीशन नहीं है, कहता रख दोस्त तेरे हुआ ये घर, गिफ्ट समझो, फ्री में। इस पे जो इनकम आएगी अर्जुन को रेंट की 4 लाख, कौन टैक्स देगा,
अर्जुन ही देगा। बताओ कौन सा राम कैसे बना दिया आपने? प्रॉपर्टी दे दी अर्जुन को, वो अर्जुन की प्रॉब्लम है, वो जाने अदर सोर्सेज में इनकम में जुड़ेगा ये 50, वो एक अलग बात है। लेकिन क्लबिंग का तो रूल नहीं लगेगा ना, क्योंकि वाइफ को, सन वाइफ को फ्री में दो तो लगता है क्लबिंग, या किसी को सिर्फ क्या दो, इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स तो लगता है। मैं तो कह रहा हूं दोस्त के नाम ही लगवा दिया घर बिना कोई कंडीशन, तो इस पे जो रेंट आएगा टैक्स कौन देगा? वो दोस्त देगा। है कोई दिक्कत इसमें? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक। पर अगर ये सही जेन्युइन ट्रांसफर है तो ठीक है। सेक्शन 62 कहता है इरिवोकेबल, इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो नो क्लबिंग, कोई क्लबिंग नहीं, कोई क्लबिंग नहीं, इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो। क्लियर? ठीक है। और अगर वो कह रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर है, इफ इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, तो सेक्शन 61 कहता है गलत, क्लबिंग होगी, क्लबिंग ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है विच कैन बी कैंसिल्ड, रिवोक किया जा सके, विच कैन बी कैंसिल्ड। दोस्त को जेन्युइन ट्रांसफर करो, जेन्युइन ट्रांसफर मीन्स इरिवोकेबल। इरिवोकेबल ट्रांसफर कौन सा होता है? देखना, दोस्त के नाम रजिस्ट्री में लिखवा दिया कि द हाउस इज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माय फ्रेंड अर्जुन, फुल स्टॉप, बस। अर्जुन क्या बन गया? पूरी तरह से मालिक। राम का कोई कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पे? अब नहीं। अब कोई क्लबिंग होगी? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही ट्रांसफर है। ये ऐसा ही ट्रांसफर है जैसे सेलर बायर को बेच दे कोई प्रॉपर्टी तो बायर पूरी तरह से मालिक बन जाता है, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये बिल्कुल वैसा ट्रांसफर है, कोई क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन सुनो, रिवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? यानी आप रिवोकेबल ट्रांसफर होगा व्हेन ट्रांसफरर हैज कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, तो गलत है। फिर तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, क्लबिंग होगी? हाँ क्लबिंग होगी। मतलब ऐसा है, मैंने अपने दोस्त को घर दिया लेकिन उसमें शर्त में लिख दिया कि इट कैन बी रिवोक, ट्रांसफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। मैंने दोस्त को घर देते वक्त कह दिया दोस्त तेरा घर जब तक मैं चाहूंगा तब तक, जब मन किया मैं अपना घर वापस ले लूंगा। गलत बात है ना ये? फिर तो इसका मतलब ये प्योर ट्रांसफर है नहीं, जेन्युइन ट्रांसफर है ही नहीं। ये तो क्या है? एक कंडीशनल ट्रांसफर है कि तेरा है रख, जब तक मैं चाहूंगा, जब मन किया ले लूंगा। तो ये तो वही बात होगी, आपका कंट्रोल है, क्लबिंग से बचने के लिए दे रहे हो कि क्लियर जेन्युइन ट्रांसफर दिखा के टैक्स क्लब ना हो, क्लब होगा, क्लब होगा। क्लियर? ये क्लब होगा। बोलो। तो ये कहता है कि भाई आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल है ना, तो फिर तो ये कौन सा ट्रांसफर है? विच कैन बी कैंसल्ड, ये गलत है। क्लबिंग होगी? होगी। या इनडायरेक्टली इनकम, सपोज ट्रांसफरर receive any income of transferred property indirectly or directly, directly और इनडायरेक्टली, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, ये फिर गलत ट्रांसफर है। इसमें क्या होगी? क्लबिंग होगी। क्या हुआ? देखो, राम ने अर्जुन के नाम प्रॉपर्टी दे दी ना, अर्जुन को उससे किराया आ रहा है मान लो प्रॉपर्टी से 5 लाख, अर्जुन इनडायरेक्टली 2 लाख रुपए राम को दे देता है। ये प्रूव हो गया, पता लग गया इनकम टैक्स को कि इसको दे तो दी दोस्त को, अर्जुन को प्रॉपर्टी, अर्जुन को उससे जो इनकम आती है अर्जुन उसमें से हर बार क्या दे देता है? थोड़े से पैसे किसको दे देता है? राम। तो यानी ये प्योर ट्रांसफर नहीं ना। क्या बायर पूरे पैसे दे के सेलर से खरीदे तो क्या सेलर को कुछ देगा? वो सेलर का कोई कंट्रोल होगा? नहीं, वो प्योर ट्रांसफर होता है, सही ट्रांसफर होता है। इसमें गड़बड़ घोटाला है। तुम तो क्या ले रहे हो उस प्रॉपर्टी से? इनकम, इसलिए तुम्हारा कंट्रोल बना हुआ है, इसलिए ये क्लबिंग के रूल में आएगी। यानी ट्रांसफर क्या हो? प्योर, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ऐसा ट्रांसफर हो। क्लियर? बोलो कोई डाउट?
समझ आया? जैसे इरिवोकेबल, राम ने, इसे इरिवोकेबल माना जाता है। राम ने ट्रांसफर किया अनिल को, दोस्त को, फ्रेंड है ये, हाउस ट्रांसफर, एंड इट कांट बी, ट्रांसफर कांट बी रिवोक्ड टिल द डेथ ऑफ अनिल। मतलब थोड़ा अजीब सा केस है, कहता है नो क्लबिंग, इस केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि ये क्या है, एज इट इज जेन्युइन ट्रांसफर, या कह दो कौन सा ट्रांसफर, इरिवोकेबल ट्रांसफर। समझ गए ना? बोलो, ये जेन्युइन ट्रांसफर है। यानी राम ने अपने दोस्त अनिल को प्रॉपर्टी दी और उस कंडीशन लगा दी कि अनिल जब तक तू जिंदा है ये प्रॉपर्टी तेरे से ली नहीं जा सकती। राम चाहता है कि मेरे दोस्त है, अच्छा दोस्त है, मैं इसको फ़ायदा दूं, इसके घर वालों को क्यों दूं। जब तक अनिल जिंदा है राम कहता है अनिल तेरी, तू बादशाह होकर ही जाएगा, प्रॉपर्टी लेके जाएगा, मतलब जब तक तू है तब तक तो तेरी रहेगी ना प्रॉपर्टी, जब तू मर गया कहता फिर प्रॉपर्टी क्या तेरी, हम ले लेंगे वापस। यानी ये सही ट्रांसफर माना गया। इनकम टैक्स कहता है जब तक जिएगा अनिल, मालिक अनिल है, छीनी नहीं जा सकती, और इससे अगर किराया आएगा अनिल को, टैक्स अनिल देगा। ये प्योर ट्रांसफर है, ये गलत ट्रांसफर नहीं है। आपको जी तो बहुत बढ़िया है, ये तो ऐसे ही कर लो। कहता घर के नौकर के नाम कर दो, बहादुर के नाम प्रॉपर्टी कर दो, और उसमें ये लिख दो कि भाई इट कांट बी रिवोक्ड टिल द डेथ ऑफ बहादुर, बहादुर की डेथ तक वापस नहीं होगा। तो भाई साहब जब तक बहादुर जिंदा है क्लबिंग होएगी नहीं, क्लबिंग होएगी नहीं। और पर दिक्कत ये है क्लबिंग तो नहीं होगी, लेकिन बहादुर बिगड़ गया, अगर आपकी नौकरी छोड़ गया तो आपको जी प्रॉपर्टी दे ले भी नहीं सकते। वो कहते साहब अभी तो मैं जिंदा जागता खड़ा हूँ आपके सामने, कहते जब तक मैं मरता नहीं प्रॉपर्टी वापस आती नहीं। आपको जी वो तो मर्डर कर देंगे। टैक्स टुक्स बचाने के लिए मर्डर करने की क्या ज़रूरत है? टैक्स टुक्स को इतना टैक्स ही बचाने का कोई, मान लो ये सोचो भी ऐसा ड्रामा करो, नौकर के नाम लगाओ ताकि क्लबिंग नहीं होगी, और नौकर तंग करे तो क्या है, उसका काम भी तमाम किया जा सकता है। भैया टैक्स बचाने के लिए इतने गेम ना खेलो। टैक्स कोई इतनी बड़ी चोरी नहीं है टैक्स की कोई, और वैसे ही खा के बैठो टैक्स का पैसा, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स वाले भी कौन सा दूध से धुले हैं, वो आते हैं दूध से सेटिंग कर लेते हैं लोग। मतलब उसके लिए कोई टैक्स बचाने के लिए ड्रामा। एक स्टूडेंट पूछता है, कहता जी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है लाखों की प्रॉपर्टी, उससे इनकम आएगी, क्लबिंग होगी। कहता सर वो कागजों में डिवोर्स ले लें तो, रहते इकट्ठे हैं एक ही घर में, हस्बैंड वाइफ हैं वो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में दिखा दे डिवोर्स है हमारा तो हुआ, इसलिए क्लबिंग नहीं होगी। मैंने उसको समझाया भैया टैक्स बचाने के लिए थोड़ा सा क्लबिंग के ऊपर टैक्स पड़ेगा, वो बचाने के लिए इतने गलत काम करेंगे क्या? मतलब प्रैक्टिकली सोचो ना कि नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कोई कर लेगा तो बचा लेगा, इनकम टैक्स कहता है फिर कोई बात नहीं। ना सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे अर्जुन आगे अनिल कहाँ आगे ट्रांसफर कर देगा? अनिल की तो ये प्रॉपर्टी एक दिन किसको वापस आनी है? राम या राम के परिवार को आनी है हर हाल में। जब तक अनिल जिंदा अनिल की, और उसका किराए पे टैक्स भी कौन देगा? अनिल। ये जेन्युइन ट्रांसफर है, प्योर ट्रांसफर है। लेकिन जैसे ही अनिल की डेथ हुई उसी दिन से इनकम किसकी मरनी जाएगी? राम की। मान लो अनिल मर गया 2021 में, 2021 के लास्ट डे मर गया, लास्ट डेज में। 21-22 में भी प्रॉपर्टी अभी वापस फॉर्मेलिटी करके राम के नाम आई नहीं, लेकिन इनकम टैक्स के तहत इस साल 21-22 का किराया इनकम सारी तुझ पे टैक्सेबल है, क्योंकि इसकी डेथ होते ही समझ लो ये क्या है, बाय लॉ ओनर तू बन गया, वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया। तो ये इनकम किसके हाथों में टैक्सेबल होगी? डेथ होते ही किसकी? अर्जुन की, अनिल की। तो टैक्स किसके हाथों में लगेगा? राम। एक स्टूडेंट कहता सर राम पहले मर गया और अनिल सही बैठा तो उसकी फैमिली को मिल जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन डेथ होती है अनिल की, प्रॉपर्टी का मालिक कौन माना जाएगा? राम और राम का परिवार। क्लबिंग होएगी। और एक ट्रस्ट को देना, किसी ट्रस्ट को देना, भी ये ट्रस्ट को कह दिया दुकानें रखो, ट्रस्ट समझ गए, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, दुकानें दे दिया आपने, कहता जी कर उम्र भर जब तक ट्रस्ट चलेगा ये दुकानों का ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा। यानी ट्रांसफर ऑफ शॉप्स टू द ट्रस्ट, और दैट ट्रांसफर इज इरिवोकेबल टिल द लिक्विडेशन ऑफ ट्रस्ट।
एक बंदा कहते जी ट्रस्ट चल रहा है बहुत बढ़िया, समाज सेवा या गौशाला का ट्रस्ट है या धार्मिक ट्रस्ट है, चलाओ। कहता है जितना पैसा भी मैं दे रहा हूं मैं छीनूंगा ही नहीं, मेरी पावर ही नहीं होगी, लिख देता हूं। कब तक? जब तक ये ट्रस्ट बंद ना हो जाए। क्या साहब देखो बात साफ है, अगर ट्रस्ट ही ना रहा तो कहता जी फिर मेरा एम पर्पस भी खत्म हो गया, मैं वापस ले लूंगा। तो ये से सही ट्रांसफर माना गया, जब तक ट्रस्ट चलेगा टैक्स की क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा। समझ गए? जिस दिन ट्रस्ट ही टूट गया, बंद हो गया, तो उस दिन वो इनकम, वो प्रॉपर्टी किसकी मान ली जाएगी? ट्रांसफरर की। क्लियर? सेम है डेथ वाला, और वो नॉन लाइविंग है तो उसमें डेथ क्या, लिक्विडेशन कह दो ट्रस्ट का, तब तक किसकी नाम की। समझ आया? इरिवोकेबल ट्रांसफर कौन सा? रिवोकेबल, थोड़ा भी बेनिफिट लिया, थोड़ा भी आपका कंट्रोल है तो वो प्योर ट्रांसफर नहीं है, या जिसमें कंडीशन है वापस लेने की कोई ऐसे डेथ पे या कैसे, तो वो सही ट्रांसफर नहीं है। हाँ डेथ तक दे दिया, उससे पहले नहीं लेंगे तो ये सही मान लिया। लिक्विडेशन ऑफ ट्रस्ट तक वापस नहीं आएगी प्रॉपर्टी, सही मान लिया, इसे जेन्युइन ट्रांसफर माना जाएगा, क्लबिंग के रूल नहीं लगेंगे। क्लियर ये बात? बोलो। सेक्शन 61, 62 डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट लेना नहीं, छिपके छिपा के पढ़ना है। क्वेश्चन 61 में एग्जांपल पढ़ो कि किसी को प्रॉपर्टी दे दी, उससे बेनिफिट अगर ले रहे हो तो वो प्योर ट्रांसफर नहीं है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, क्लबिंग के रूल लगेंगे। एग्जांपल पढ़ो। अतुल ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो कि अर्बन एरिया में, शहर की खेती की जमीन अतुल ने किसको दे दी? एस को। इस कंडीशन के साथ कि हाफ उसकी लैंड की जो इनकम है मुझे देते रहना। फिर ये प्योर ट्रांसफर नहीं है ना। आप उस लैंड देते वक्त उसमें क्या कंडीशन लगा रहे हो? आधी इनकम मुझे देते रहना, तो ये गलत है। इस लैंड की सारी इनकम ही ट्रांसफर की मानी जाएगी, क्योंकि ये सही ट्रांसफर नहीं। थोड़ा क्या आधा बेनिफिट ले रहे हो आप तो गलत है, जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, क्लबिंग होगी। नीचे इरिवोकेबल ट्रांसफर बता चुका हूं, डेथ वाला भी बता चुका हूं, लेकिन अब दोस्तों को वैसे इरिवोकेबल ट्रांसफर देना भी आसान नहीं है। अब राम बिना कोई कंडीशन अनिल को दे दे, जेन्युइन ट्रांसफर है, कोई क्लबिंग नहीं होगी। पर अब दोस्त लेते तो नहीं, क्योंकि 56-10 की वजह से। क्लियर? ये चक्कर है। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या बता चुका हूं। नेक्स्ट सेक्शन पे आना, सेक्शन 63 रिवोकेबल का मीनिंग बताता है, वो सब पढ़ चुके हैं आप। सेक्शन 61(2) देखना, क्या करता है एक हस्बैंड या वाइफ खुद की जिसकी इनकम ज्यादा है, देखो राम एक्स लिमिटेड या एक्स प्राइवेट लिमिटेड या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें इसका शेयर 20% से ज़्यादा है। राम एंड हिज फैमिली मेंबर का शेयर क्या है? 20% से ज़्यादा। इस फर्म पार्टनरशिप में या इस कंपनी में राम की अच्छी चलती है कि नहीं चलती? अच्छी चलती है, क्योंकि ये कितने का मालिक हो गया यहाँ? कोई प्राइवेट कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी या कोई पार्टनरशिप जिसमें आपका रेशियो 1/5 से ज़्यादा हो, वहाँ पे आपकी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी? 20% के मालिक हो गए आप, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसकी अदर इनकम जो राम की ना काफ़ी अच्छी खासी है। अदर इनकम राम की 15 लाख है, ठीक। एक्स लिमिटेड राम को देना चाहती है कोई सैलरी या कोई इंटरेस्ट वगैरह, मान लो 2 लाख। राम समझाता है कंपनी को, सर मरवाओगे मेरे को, पहली 30% स्लैब में हूँ, 2 लाख दोगे फिर 30% स्लैब में आ जाएंगे। क्या सर पहले ही 15 लाख है, 2 लाख और आगे 17 हो जाएंगे। कंपनी कहती साहब फिर क्या करें, नहीं लेने क्या आपने? कहता लेने क्यों नहीं, गालियाँ देने लग गया आगे से। कहते ये क्वेश्चन का बात क्या कर रहे हो तुम, लेने नहीं, पैसे तो लेने ही होते हैं। क्या सर फिर बताओ क्या करें, दे रहे हैं तो ले नहीं रहे, और अब कह रहे नहीं देने तो फिर ऐसे अकड़ रहे हो, करे क्या? क्या तभी हिसाब से बात करो, मैं बताता हूँ। आप ऐसा करो, मेरी इनकम है अच्छी खासी, तुम मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट, या मैं नौकरी करता हूँ सैलरी, या मेरे को कोई कंसल्टेंसी फीस दोगे तो मेरी इनकम तो है बहुत ज़्यादा। ऐसा करो तुम मेरी वाइफ को जॉब दिखा दो, वो हाउस वाइफ है, उसकी कोई इनकम नहीं, माफ़ हो जाएगा 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी है। कहता है मान लो ये 3 लाख कर देता हूँ। वो क्या करते हैं, मिसिज राम को सैलरी दे देते हैं, और मिसिज राम डूइंग नथिंग या हैविंग नो कैपेबिलिटी,
हैविंग नो क्वालिफिकेशन टू डू दैट जॉब, टू डू दैट जॉब। यानी कोई वाइफ रियल में काम नहीं करती, हस्बैंड के प्रेशर के चलते कंपनी को मजबूर कर दिया गया कि जो सैलरी, कोई इंटरेस्ट, कोई कंसल्टेंसी फीस हस्बैंड को आनी थी वो किसके नाम से ले लेगी, वाइफ। और कह दिया कौन पूछता है यार, तुम मेरी वाइफ को क्या दिखाओ, कंपनी में नौकरी दिखाओ और उसकी सैलरी डालते जाना, जबकि वो जाती ही नहीं कंपनी में, वो सैलरी डाल रहे हैं। कंपनी वाले किसके प्रेशर में है, राम। प्रेशर में क्यों ना हो, मालिक है, 20% का उसका शेयर है, सुनेगी कंपनी बिल्कुल। तो इनकम टैक्स कहता है ये टैक्स की चोरी है। वाइफ को 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, उसके बाद 5% टैक्स की चोरी है ना ये। इनकम टैक्स कहता है ये जो 3 लाख रुपए हैं किसके अंदर जाके जुड़ेंगे, राम। टू बी क्लब्ड विद। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से, कंपनी से या प्राइवेट पब्लिक से अगर एक ऐसे शेयर होल्डर को पैसा आना था, वो उसको ना आके 20% से ज़्यादा वाले को, किसको आया, उसके लाइफ पार्टनर को। और जबकि वो लाइफ पार्टनर वहाँ उसका क्या है, काम करता ही नहीं, जाता ही नहीं, ना क्वालिफिकेशन है, स्किल कोई दिखाता नहीं। इसका मतलब वो ड्रामा है ना, उसकी इनकम माफ़ हो जाए 5 लाख उसके लिए। तो ये जो इनकम 3 लाख है लेडी की, ये कहाँ जाके जुड़ेगी, राम में। समझ आई राम में क्यों जुड़ेगी, बोलो, राम में जुड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि ये ड्रामा है। अगर मैं कह दूं नहीं, ड्रामा कैसे, सुनो, अटेंडेंस पे, रोल पे, अटेंडेंस पे लेडी का नाम ही नहीं है मिसिज राम का कहीं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं चोरी करते हो, है ही नहीं, नाम कहाँ है, मान लो ऐसा। चलो अटेंडेंस शीटें भी बनवा दी कंपनी में, क्या लगाते रहो अटेंडेंस, कोई बात नहीं। कहता मालिक अगला 20% का कैसे नहीं सुनी कंपनी, तो लगाओ रजिस्टर। कहता शाम तक लगा देना रजिस्टर, आ रहा हूँ मैं देखूंगा। कैसे ना लगाएं, 20% का मालिक है। अब मान लो मुकेश अंबानी कह दे कि मेरे बेटे को, बहू को, मेरी मिसिज को नौकरी दिखा दो रिलायंस में, घर में आराम से सोते हैं, वो रिलायंस में जाते ही नहीं, लेकिन उनकी सैलरियाँ डाली जा रही मोटी मोटी, क्योंकि मुकेश अंबानी कहता मैं तो पहले ही बहुत कमा रहा हूँ, टैक्स ही करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ में भर रहा हूँ। कहता ऐसा करो, उनको दिखा दो। तो क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा करे वो, तो क्लबिंग होगी, हाँ, किस में होगी, अंबानी, मुकेश अंबानी में होगी। पर वो करेंगे नहीं, पता क्यों, क्या क्लबिंग होगी, कितना, कोई ये तो है नहीं। आम आदमी तो सोचता है चलो 5 लाख के अंदर आ जाए, समझ गए, या 10 लाख तक 20% है, उनके तो करोड़ों हैं, कितने कर लेगा। अब कोई वैसे इनकम 5000 करोड़ पे टैक्स देता है, वो ऐसे करके बच्चे के नाम, वाइफ को ऐसे दिखा के कितना कर लेगा, 5000 करोड़ का क्या हो जाएगा, 4999 करोड़ 90 लाख, उस पे टैक्स क्या हो जाएगा। ये ड्रामा तो किनके है, कौन करते हैं ये, जो 8 लाख इनकम है, कहता 8 लाख पे टैक्स बन रहा है मेरा 70-80 हज़ार रुपये, वाइफ के नाम आ जाए तो उसकी इनकम मेरी 8 की जगह क्या रह जाएगी, 5 या 6, काफ़ी टैक्स बच जाएगा। उन लोगों के लिए है ये, वो लोग करते हैं ये चीज़ें जिनकी करोड़ों में, वो कांट उन, देखो सुनो, हस्बैंड 200 करोड़ कमाता है, और नीचे ले आऊँ, और नीचे ले आऊँ, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप इसे कर लेते हैं, चलो हस्बैंड कोई 20 करोड़ कमाता है, वाइफ को नौकरी दिखा दे 5 करोड़, कितना टैक्स बच जाएगा, बच जाएगा टैक्स, नहीं बचता। क्या टैक्स बच जाएगा, 20 करोड़ पे टैक्स भरता, वो लगभग 30% ही भर रहा था 10 लाख के बाद, और लेडी को 5 करोड़ दिखा देगा, खुद के 15 करोड़ दिखा देगा, क्या कितना बच जाएगा। लेडी को 5 करोड़ में से भी माफ तो 10 लाख ही है, 10 भी नहीं, 2.5, 5 माफ है, 2.5 लाख, उसके बाद 5%, उसके बाद 10 लाख के बाद तो लेडी पे भी 30 लगना है और हस्बैंड पे भी 30 लगना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें वो डिवाइड करके फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लेडी पे भी तो 10 लाख के बाद 30% ही है, वो कहता है मेरे पे भी यही है, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। सामने वाले ने हिसाब करके बताया, कहता बाबू जी आपका 1,15,000 टैक्स बन गया, गालियाँ दे रहा वो आगे से, कहता 20 करोड़ रुपए पे टैक्स बनता है लगभग 6 करोड़, 6.25 करोड़, और तू कह रहा है जी कितना टैक्स बच जाएगा, 1.25 लाख, तो क्या कोई फायदा है इसमें, नहीं। तो ये तो एवरेज इनकम वालों के काम आती। और सुनो, वाइफ दिखा रखी है अकाउंटेंट, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की डॉक्यूमेंट में, पता लगा वो BSc एग्रीकल्चर है, जो लेडी दिखा रखी है नौकरी पे वो BSc एग्रीकल्चर है, उसके मार्कशीटें देखी जब, और कर रही है क्या, चीफ अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंटेंट की भी बॉस बना के बिठा रखी है, इट मीन्स डूइंग नथिंग, कुछ ही नहीं कर रही। क्लबिंग का रूल लगेगा, लगेगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि वो लेडी के पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है फॉर डूइंग दैट जॉब,
उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो क्या क्लबिंग होगी? नहीं, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के साथ कर रही है। उल्टा भी कर लो, हस्बैंड को दिलवा रही है वाइफ, वाइफ अच्छी कमा रही है, इनकम अच्छी है, उसे कंपनी से आना था, तो वो अपने हस्बैंड को दिलवा दे तो क्लबिंग होगी? होगी, अगर वो काम नहीं करता, कुछ नॉलेज नहीं है तो। चलो एक केस बताना। अब सुनो, राम और रिलेटिव का मीनिंग क्या है? फैमिली मेंबर के शेयर। राम के लिए वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ये है परिवार। खुद के तो है ही है शेयर, खुद, वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। ये ना लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट लिख देता है। असेंडेंट, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट में तो कौन हो गए? पेरेंट्स। असेंडेंट में कौन हो गए? बच्चे। तो यानी परिवार का मीनिंग ये है। मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक्स लिमिटेड के 8% है शेयर। सुनना, मेरे पास एक्स लिमिटेड के कितने शेयर हैं? 8%। मेरी वाइफ के पास कितने हैं? 5%। मेरे भाई के पास 9%। तो मेरे रिश्तेदारों को मिला के मेरे पास कितने हो गए? 8, वाइफ के 5, 13, भाई के 9%, कितने हो गए? 22। तो मेरा उस कंपनी में क्या बन गया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन गया। अब उस कंपनी में मैं वाइफ को नौकरी दिलवा दूं, पैसे दिलवा दूं, जबकि वो वहाँ नहीं जा रही, ऑफिसर ने आके मजाक में पूछ लिया, मैम वहाँ कभी गए भी हो क्या? वो होश नहीं लगी हुई, सच्ची बोल रहा है, कभी गया नहीं। वो अगर ये पूछ लेना भी कहाँ पड़ती है, वो शायद बता भी ना पाए कि वहाँ कंपनी का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि वो कागज़ों में चल रहा होता है। ये गलत है। अगर कभी ऐसे करना भी पड़े तो जिसको दिखाया गया उसे ऑफिस दिखाया हो, कभी कभार वो चली जाए ताकि वो सीसीटीवी में भी आ जाए, चाहे राउंड लगा के आ जाए, घूम के आ जाए, ताकि सीसीटीवी में दिखाए आती है, अटेंडेंस लगवाओ थोड़ा बहुत, और कम से कम बॉस का नाम तो याद दिला दो कि देख कंपनी के, वो कोई पूछ ले भी तुम कंपनी में नौकरी करते हो तो कंपनी में चेयरमैन कौन है? वो मन में सोच रहे मुझे तो कंपनी का नाम ही नहीं पता, आप चेयरमैन कह रहे हो, मैं कहाँ जॉब करती हूँ? वो कागजों में चल रहा होता है। क्लियर? और दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। देखना, वाई लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड में राम और मिसिज राम दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। देखना, इसके पास 11% शेयर है, इसके पास 13% शेयर है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्स लिमिटेड हस्बैंड का हो गया, हाँ, ये और इसकी वाइफ, वाइफ और उसका हस्बैंड, इसका भी क्या हो गया? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया इन एक्स लिमिटेड। दोनों सैलरी ले रहे हैं विदाउट क्वालिफिकेशन, सैलरी विदाउट क्वालिफिकेशन। ये 4 लाख ले रहा है, ये सैलरी विदाउट क्वालिफिकेशन, ये भी कंपनी से ले रही है। कितने? किससे? फ्रॉम एक्स लिमिटेड। और ये भी किससे ले रहा है? फ्रॉम एक्स लिमिटेड। दोनों सैलरी ले रहे हैं और बिना क्या क्वालिफिकेशन के ले रहे हैं, बिना क्वालिफिकेशन। सही है? देखो, इनकम टैक्स कहता जी इनका सिस्टम सेट करते हैं आप, आगे से ये क्या है, ये धोखे वाली इनकम लेनी बंद कर देंगे। कैसे? अदर इनकम बताना हस्बैंड की कितनी है। अदर इनकम हस्बैंड की मान लो 4 लाख ही है, और वाइफ की अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम 8 लाख है। इनकम टैक्स कहता है हु हैव ग्रेटर इनकम। दोनों एक कंपनी में नौकरी करते हैं जिसमें दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और जबकि दे आर डूइंग नथिंग एट द कंपनी, कुछ कर ही नहीं रहे, तो इनकम टैक्स कहता है अब हमारा सोचो, हमें फायदा किधर है। इनकम टैक्स कहता है दोनों की उधर जोड़ दो। इसकी इनकम ज़्यादा है ना अदर, वाइफ को कहते हैं तेरी खुद की भी अपने में जोड़, और ये तेरे हस्बैंड की 4 लाख भी खुद में जोड़। तो इसमें जोड़ के टैक्स 13 लाख पे लेडी भरेगी। फायदा इनकम टैक्स का ज़्यादा वाले में जोड़ने में है। अगर यहाँ जोड़, कितना आ गया? 15 हो गया क्या? 4 लाख में जोड़ते तो शुरू में कम स्लैब में आ जाता, वाइफ में जोड़ के ज़्यादा स्लैब आई। इनकम टैक्स ने रूल अपने हिसाब से बना रखे हैं, कहता है जिसकी ज़्यादा है हम उसमें जोड़ेंगे। सेक्शन 64(1)(2), 14 वाइफ वाला, 16 सन्स वाइफ वाला हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 1 और 2 हैं इसके, 1, 2, 3 आप पढ़ सकते हैं। बिना क्वालिफिकेशन के वो कमा रहे हैं। और कभी सैलरी वर्ड, सैलरी मंथली इतनी आ रही है लिखा हो ना, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी काट लेना। हाँ, अगर सैलरी कंप्यूटेड दे रखा है तो वो फाइनल है, काट के है, देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा।
कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी इसकी नॉलेज